बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम नावल मदारी की एक न्यू एपिसोड पढ़ेंगे। शुरू करते हैं नावल मदारी। एक टैक्सी में बैठने के बाद मैंने आकिल से अपार्टमेंट में पेश आने वाले सानिया के अमकानात पर गौर किया तो मुझे फिर खुद पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाने की ज़रूरत का एहसास हुआ। इसकी मुतअद्दिद वजूहात थी। मैंने पुलिस को फ़ोन करते हुए ये बता दिया था कि हमला आवरों का ताल्लुक नाटन बार से और जिम्मी से था। बेशक मैंने अपना नाम नहीं बताया था, मगर पुलिस बहरहाल समझ जाएगी कि गुज़श्ता हालात के तनाज़र जिम्मी का हदफ कौन हो सकता है। जब आखिर रिपोर्ट लिखवाएगा तो वो भी मेरी और जिम्मी की कारोबारी रकाबत का हवाला देगा। और इस वक्त पुलिस ज़रूर सवाल करेगी कि आखिर मिस्टर शाह आलम ने एक गुमनाम कॉल करना क्यों काफ़ी समझा, जिम्मी के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस के पास क्यों नहीं आए। इन्हें डर किसका था? ये भी एक हकीकत थी कि आकिल रिश्ते में मेरा बहनोई हो गया था और मैं साला। मजाक में वो मुझे एक्टिंग सुसर कहता था। बाद में पुलिस में ये सवाल एनी से भी ये पूछेगी कि आखिर तुम्हारे भाई साहब इतने पुरअसरार तरीके पर क्यों बिहेव करते हैं। मुजरिम और बदमाश तो पुलिस के साए से भी दूर रहना चाहते हैं, मगर शाह आलम तो मजलूम है, वो फरियाद से क्यों डरता है? और जाहिर है एनी के पास इस सवाल का जवाब कोई नहीं होगा। आधे रास्ते में मैंने टैक्सी का रुख पुलिस स्टेशन की तरफ किया और खुद शख्स महफूज रहने और एनी को महफूज रखने के लिए मेरा नॉर्मल तरीके पर कानूनी रास्ता इख्तियार करना ज़रूरी ही नहीं नागुज़िर हो गया। मैंने सन ग्लासेस, रेनकोट और फ्लैट हेड टैक्सी में ही छोड़ दिए थे, मगर मेरी बदकिस्मती के पुलिस स्टेशन पर मेरा वास्ता एक इंतहाई शक्की, मजाद, मुतासिब और खबीस किस्म के अफसर से पड़ा। मैंने अपना तारुफ कराया तो वो बोला, तुम्हारा नाम इतना फ़नी क्यों है? मैंने कहा, यही सवाल मैं तुम्हारी सूरत के बारे में भी कर सकता हूँ, मगर मैं पर्सनल रिमार्क्स को अच्छा नहीं समझता। ओहो, मेरा यह मतलब नहीं था। दरअसल यह नाम मेरे दिमाग में घंटी बजा रहा है, ज़रा मुझे चेक करने दो। इसने एक कंप्यूटर में मेरा नाम डालते हुए कहा। मैंने कहा, मेरा नाम मतलूब मजमूरों की फ़हरिस्त में बहरहाल नहीं होगा। इसने मॉनिटर पर मिलने वाली तफसीलात पर गौर फरमाते हुए सीटी बजा के अपनी हैरत का इजहार किया। तुम वही हो जिसको 3 लाख पाउंड छीन जाने के बावजूद दिल का दौरा नहीं पड़ा था। तुम जिम्मी और लॉर्ड प्राइस, एक पुरअसरार मुसल्लस है। तुम इतने मिस्टर क्लीन नहीं हो जितने नज़र आते हो या ज़ाहिर करते हो। मैंने कहा, अब अगर तुम एक भी नाजायज़ ज़ाती रिमार्क दिया तो मुझे तुम्हारे खिलाफ होम सेक्रेटरी को शिकायत भेजनी पड़ेगी। वो हंस पड़ा। होम सेक्रेटरी को तकलीफ़ देने की क्या ज़रूरत है, मैं सॉरी कह देता हूँ। मैंने अपना पासपोर्ट इसके सामने रख दिया। जो तुम नहीं जानते वो जान लो, ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। मैं पाकिस्तान की एक सियासी जमात का लीडर हूँ और असेंबली का मेंबर भी था। चुनाचे होम सेक्रेटरी से मेरा बात करना सिर्फ तुम्हारे लिए तकलीफ़ का सबब बन सकता था। इसके बाद वो मोहतात हो गया। ऑल राइट मिस्टर शाह आलम, व्हाट इज़ यू प्रॉब्लम? मैंने कहा, आज सुबह मुझ पर एक कातलाना हमला हुआ है। वो मुझे ऐसे देखता रहा जैसे इसके सामने कोई शराबी बैठा इधर उधर की हाँक रहा है। बस फिर क्या हुआ? तुम तो जिंदा हो। मैंने भुना के कहा, नहीं, मैं कत्ल हो गया था और अब आलम अरवा से मेरी रूह फरियाद लेकर आई है। जो मैं कह रहा हूँ वो मेरा कानूनी बयान है। अगर तुम लिखोगे नहीं तो ऐसे बिहेव करते रहोगे तो जैसे मैं भौंक रहा हूँ। ठहरो। इसने दराज में से पेन और एक नोटबुक निकाली, एक टेप रिकॉर्डर ऑन किया और बोला, यस अब बताओ। मैंने इसे सब बता दिया तो इसने रिपोर्ट मेरे सामने रख दी। इस पर दस्तखत कर दो। मैंने दस्तखत कर दिए। थैंक्स। क्या अब मैं जाऊँ? नहीं, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। बोला, सबसे पहले तो ये बताओ कि तुमने गुमनाम फ़ोन क्यों किया था? मैंने कहा, वो मेरी गलती थी, बड़ी सोची समझी गलती थी। वो बोला, खैर अब तुम्हें किस बात ने मजबूर किया कि तुम रिपोर्ट लिखवाने आ गए? मैंने कहा, पहले मैं बहुत अपसेट था। जब मेरी अकल ठिकाने आई, इसने अपनी कलाई की घड़ी देखी, तुम्हारी अकल को ठिकाने आने में 2 घंटे लग गए। इन 2 घंटों में तुम कहाँ रहे? मैं अपने घर गया और सामान पैक करता रहा। फिर मैंने किराए के मकान की चाबी ब्रोकर के हवाले की, क्योंकि आज रात की फ़्लाइट से मुझे पाकिस्तान जाना था। नामुमकिन। इसने बड़ी कुतियत के साथ कहा। वो कैसे? मैंने पूछा, हर केस में तुम्हारी गवाही की बुनियादी अहमियत है। मिसाल के तौर पर आज के केस में हमला आवरों को सिर्फ तुमने देखा था, तुम ही इन्हें शनाख्त कर सकते हो। मैंने कहा, वो इनकार कर सकते हैं, हर मुलजिम इनकार करता है। उल्टा तुमको मुलजिम बना सकते हैं, ये कह सकते हैं कि तुम पेट्रोल बम फेंक के फ़रार हो रहे थे और उन्होंने तुम्हें रोका तो तुमने उनको मारा। मैंने कहा, व्हाट नॉनसेंस। वो मेरा अपना ही घर था, वहाँ मेरी छोटी बहन अपने शौहर के साथ रहती थी और देख लो, मैं ही रिपोर्ट लिखवाने भी आया हूँ। क्या किसी और ने एतराफ़ किया कि फ़ोन इसने किया था? वो कुछ खफीफ हुआ। ये तो खैर ठीक है, लेकिन तुम्हारी गवाही के बगैर केस कैसे चल सकता है? मैंने कहा, अगर केस किसी अदालत में मुझे फिर तलब किया तो मैं हाजिर हो जाऊँगा। सिर्फ इसके लिए मैं इस्तग़ासा का सबसे अहम गवाह हूँ, तो मुझे गिरफ़्तार करके नहीं रख सकते। अदालत तुम्हें हाजिरी का पाबंद कर सकती है और तुम्हें परवाज़ से रोकने के लिए तुम्हारा पासपोर्ट रख सकती है। मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, अक्सर लंदन आता हूँ, लेकिन सिर्फ कारोबार के सिलसिले में मुझे पाबंद करने से जो नुकसान होगा, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? या अदालत मेरा माली नुकसान पूरा करेगी? मैं ये सब नहीं जानता। तुम मेरे साथ जाए वारदात पर चलो। इस केस की तफ्तीश में नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर के हवाले कर देता हूँ। हो सकता है इस तहरीरी बयान के अलावा वो तुमसे कुछ पूछे। वो उठते हुए बोला। मैं इसके साथ पुलिस कार में एक बार फिर जाए वारदात पर पहुँचा। आग बुझाई जा चुकी थी और पुलिस जिसने अमारत को मुहासरे में ले लिया था, अब मामूल के मुताबिक अपनी कार्रवाई में मसरूफ़ थी। दूसरे अपार्टमेंट में रहने वाले खौफजदा मकीन अब अपने अपने घरों को लौट गए। पुलिस ने इनसे आकिल के बारे में पूछा था और इनमें से 2 अफराद ने बताया था कि जिस अपार्टमेंट में पेट्रोल पंप से आग लगाई गई थी, इस पर एक पाकिस्तानी रहता था जो कुछ रिपोर्टर्स और राइटर वगैरह था, लेकिन इंतहाई माकूल और बेदरद शख्स था। किसी को यह मालूम नहीं था कि वो कहाँ काम करता है और कहाँ मिल सकता है। मुझे साथ ले जाने वाले ने बयान के साथ मुझे तफ्तीशी अफसर का सुपुर्द कर दिया। तुम इससे जो पूछ सकते हो पूछ लो। इसने मुझे बताया है कि ये आज रात वतन को वापस जा रहा है।
तफ्तीशी अफसर सार्जेंट स्मिथ इंतहाई माकूल और ज़हीन शख्स था। इसने मुझसे हाथ मिलाया। मुझे यकीन है कि आप कानून से तावन करेंगे। मैंने कहा अगर मैं चाहता तो खामोशी से भी बर्बाद कर सकता। पुलिस स्टेशन पर एक बार फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। एक सीनियर सुराग रसा कैप्टन आर्चर ने मुझसे पूछा, मिस्टर शाह आलम, आप एक तालीम याफ्ता और जिम्मेदार शख्स हैं, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? इतनी बहादुरी से मुजरमों को जाए वारदात पर रोक के आप खुद भाग गए। मैंने कहा दरअसल पहले मैंने सोचा कि पुलिस के चक्कर में ना पड़ूं। मुझे आदात की फ़्लाइट से हर हाल में वापस जाना था। मैं खामोशी से निकल जाना चाहता था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि पुलिस मेरी बहन और इसके शोहर के हर बात मालूम करेगी। हो सकता है मेरे जाने से इनके लिए कानूनी मसाइल की उलझन बढ़ जाए। जिम्मी ख्वामखा इनका दुश्मन हो जाए। अब मैं आता हूँ बुनियादी मसले की तरफ। आखिर जिम्मी और आपके दरमियान कारोबारी इख्तलाफ दुश्मनी और इस इंतहा तक कैसे आ गए और इसने आपकी जान लेने की कोशिश की? मैंने कहा इसकी वजह कारोबारी इख्तलाफ नहीं है। यू सी, हम पुराने बिजनेस पार्टनर थे। हाल ही में नामालूम मुजरिमों ने हमसे 3 लाख पाउंड छीन लिए। इस रकम की अदायगी मुझे लॉर्ड प्राइस ने की थी। मैंने जिम्मी की मार्फत से इसे तकरीबन 6 लाख पाउंड मालियत के नवादरात फ़रोख्त किए थे। इसने नवादरात की डिलीवरी ले ली थी, मगर बाकी 3 लाख की अदायगी जिम्मी को होना बाकी थी। चुनांचे नवादरात इन दोनों की मुश्तरका तहवील में थे। वो केस मुझे मालूम है। तुमने शक का इजहार दोनों पर किया था, लॉर्ड प्राइस पर और जिम्मी पर। जिस वक्त ये डकैती हुई थी इस वक्त मैं जिम्मी के साथ इसकी गाड़ी में था। मुझे शक था कि डाकू लॉर्ड प्राइस के अपने आदमी थे जो इसके घर से हमारे पीछे लग गए थे, लेकिन यह महज एक मफरूज़ा था। वो एक ख़ानदानी आदमी है और बहुत दौलतमंद है। अब खुद जिम्मी की बीवी ने यह बयान दिया था कि इस वारदात की सारी प्लानिंग इसके शोहर की थी। राइट, जिस रात मैं हॉस्पिटल में दाखिल था जिम्मी भी मेरे साथ था। इसी रात जिम्मी के लोगों ने नवादरात भी उठा लिए। इनकी आधी कीमत में वसूल कर चुका था। लॉर्ड प्राइस इसे बाकी निस्फ रकम की अदायगी ज़रूर कर देता, मगर जिम्मी एक बदनीयत और बेईमान शख्स साबित हुआ। इसने मेरे 3 लाख भी हथिया लिए और डकैती का ड्रामा खुद रचाया। फिर 6 लाख के नवादरात गायब कर दिए। इसे 9 लाख मिल गए। नुकसान हुआ मेरा या लॉर्ड प्राइस का? मैंने कहा। कैप्टन स्मिथ ने कहा, जिम्मी के खिलाफ शक का इजहार तुमने भी किया था, मगर असल सबूत खुद इसकी बीवी ने फराहम की। वो तुम्हें अपने ऑफिस ले जाकर डकैती का ड्रामा करता। डाकू इसके अपने आदमी थे। वो गन पॉइंट पर तुम्हारे 3 लाख पाउंड छीन लेते और साथ ही 2-4 हज़ार पाउंड से जिम्मी को भी महरूम कर देते। वो जोली की ज्वेलरी भी ले जाते और जोली को भी यरगमाल बना लेते। जोली को अनाटन बार से कुछ फासले पर छोड़ देते। जाहिर है बाद में जिम्मी को अपनी तुम्हारी सब रकम वापस मिल जाती और ज्वेलरी भी, मगर इसकी बदकिस्मती के रास्ते में असल डाकू आ गए। मैंने कहा यह कहानी तुम्हें कैसे मालूम हुई? जोली के बयान से। हमने बाद में इन्हें भी पकड़ लिया जो कि डकैती के ड्रामे में डाकू का किरदार अदा करने के लिए मुंतखब किए गए थे। इन्होंने भी एतराफ़ जुर्म कर लिया कि जिम्मी के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत तो वो वीडियो कैसेट है जिनमें 3 अफराद वारदात की पूरी प्लानिंग करते नजर आते हैं। इन्होंने वारदात के मंसूबे पर ए से जेड तक बहस की और कितनी नाकाबिल यकीन सी बात है कि खुद जिम्मी की बीवी ने सब रिकॉर्ड करके रख लिया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। सवाल यह है कि आखिर क्यों? ये भी कोई पूछने वाली बात है। ज़ाहिर वो शोहर से छुटकारा चाहती थी और इसके साथ खुश नहीं थी। सवाल फिर वही है कि क्यों? क्योंकि जोली ने पैसे की खातिर जिम्मी से शादी की थी। इसका ख्याल था कि जिम्मी ज़्यादा दिन नहीं जिएगा, वो मर जाएगा या मार दिया जाएगा। यू सी, इसका निचला धड़ मुकम्मल तौर पर मफलूज है। वो औरत के काबिल नहीं है। ये बात जोली जानती थी, मगर लालच में इसने खुद पर जबर किया। ये सब तुम कैसे जानते हो? मैंने कहा मुझे ये सब जोली ने बताया था। इसने मौका से फ़ायदा उठाया। जिम्मी ने इसे बता दिया था कि कभी इसने राज फाश किया तो इसकी वजह से बिना के अलहदा होने की कोशिश की तो वो इसे कत्ल कर देगा। चुनांचे जोली ने खुद जिम्मी को अलग कर दिया। इसने जिम्मी के खिलाफ तहकीकात करने वालों को टैक्स चोरी, औरतें नाजायज़ तौर पर स्मगल करने और इनसे ज़बरदस्ती पेशा कराने के सबूत भी फराहम कर दिए ताकि वह तवील अरसे के लिए जेल की सलाखों के पीछे चला जाए। 1 मिनट कैप्टन स्मिथ बोला, क्या यह तुम्हारा कानूनी बयान है? मैंने कहा ऑफ कोर्स, मैं समझता हूँ कि पुलिस के सामने जो भी कहा जाए इसकी हैसियत कानूनी बयान हो जाती है। ओके, तुम वो सब फिर बताओ जो अभी बताया है। इसने एक नोट शीट और पेन निकाला और कैसेट रिकॉर्ड ऑन कर दिया। मैंने सारी बातें दोहरा दी। सब सुनने और लिखने के बाद स्मिथ ने सवाल किया, मिस्टर शाह आलम, जोली जानती थी कि इसने अपना राज किसी पर अफशा किया और यह बात जिम्मी तक पहुंच गई तो वो मारी जाएगी। इसके बावजूद जोली ने तुम्हें अपनी प्लानिंग तक बता दी। आखिर क्यों? ये इसकी बेवकूफ़ी थी, लेकिन इस बेवकूफ़ी की वजह थी मोहब्बत। वो मुझे चाहने लगी थी। आई सी। और तुम? क्या तुम भी? मैंने कहा नो। ये मैंने इसके अज़ाइम देखते हुए शुरू में ही वाज़िया कर दिया था कि वो मेरा ख्याल दिल से निकाल दे। ये एक आम सी लव स्टोरी लगती है जिसमें नामर्द ने हसद और एहसास महरूमी का इंतकाम लेने के लिए हीरो को कत्ल करने की कोशिश की। क्या हीरोइन की बातों से या इसके रवैये से विलन शोहर को शक हो गया था कि बीवी इससे बेवफाई की मुर्तकब हो रही है? यस, ऐसा ही हुआ था गालिबन। जिम्मी मुझसे जेलस हो गया था और दुश्मनी पर उतर आया था, लेकिन मामलात अब इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और संगीन हो गए हैं। वो जोली को भी कत्ल करना चाहता है, बल्कि मुझे यकीन है कि वो अपना काम शुरू कर चुका होगा। वो कैसे? मैंने जवाब में इसे जिम्मी से होने वाली पूरी गुफ्तगू बता दी और ये भी कि मैंने बैकग्राउंड में चलाने वाली जोली से क्या सुना था। 5 मिनट बाद पुलिस एक छापामार पार्टी के साथ जा रहा था। ये छापामार पार्टी 4 अफराद पर मुश्तमिल थी जो सुराग रसी के अपने अपने शोबे में खुसूसी महारत रखते थे। इनके साथ 2 गाड़ियाँ थी जो बिल्कुल नए मॉडल की थी। वो अपने साथ कुछ खुसूसी आलात भी ले गए थे, मगर रेडियो सिग्नल पर इन्होंने खुसूसी कैमरे मंगवा लिए थे जिनसे सोनोग्राफी मुमकिन थी और किसी तहखाने स्ट्रिंग या पोशीदा खला का सुराग लगाया जा सकता था।
इनकी मदद के लिए एक पुलिस डॉग भी तलब किया गया था जो कपड़ों की बू से गुमशुदा शख्स का पता चला सकता था, बशर्ते कि ज़्यादा पुरानी ना हो। एम्बुलेंस के साथ एक डॉक्टर अलग बुलाया गया था। इन इंतजामात के मुकम्मल और मौसर होने की हकीकत फिर मुझे खुद अपनी नज़र में शर्मसार किया, क्योंकि मेरे अपने मुल्क में अव्वल तो पुलिस किसी के मफरूज़ शक या ख्याली इम्कान पर हरकत में नहीं आती। हरकत में आए तो मुश्तरका मफादात के मसाइल पहले तय करती है, फिर सवारी का मसला होता है और पुलिस की नफरी के दस्तयाब होने का। अगर दबाव ज़्यादा हो तो कोई एक या दो फूल वाला थानेदार साइल से सवाल करता है कि सवारी है, नहीं है तो लाओ, और इसकी ज़ाती कार या बेगार में कोई टैक्सी पकड़ के छापा मार जाए। वारदात पर पहुँचने में तो वाहिद कार्रवाई यही होती है कि इतने भी बंदे हाथ आएँ सबको पकड़ लाते हैं। तफ्तीश का अमल थाने में बजरिया आलात तफ्तीश शुरू होता है तो मुल्ज़िम खुद बता देता है कि इसने पैदा होने से अब तक कितने जराम किए हैं। मैं समझता हूँ कि जो काम बरतानवी पुलिस ने जदीद आलात और अकल और जहानत की मदद से किया, वही काम अगर सिर्फ 13 नंबर के चित्र से लिया जाता तब भी जिम्मी बता देता कि इसने जोली को कहाँ कैद किया है और क्यों, मगर इसका क्या इलाज के गोरे मुश्किल मगर कानूनी तरीका इख्तियार करने की तरजीह देते हैं। पुलिस ने नाटन बार का मुहासरा नहीं किया, इन्होंने दाखिले के रास्ते पर जर्द रंग की एक पट्टी बांध दी जिसका मतलब होता है कि दाखिला मना है, और दरवाजे के बाहर एक कांस्टेबल को मामूर कर दिया गया। ना वहाँ कोई सनसनी फैली, ना मजमा लगा और ना किसी ने दखल अंदाजी की। नाटन बार के अंदर दोपहर का मंजर वही था जो मैं इससे पहले भी कई बार देख चुका था। सफाई का अमला अपने काम में मशगूल था और इन्होंने पुलिस को वाजबी सी दिलचस्पी के साथ देखा और फिर अपने काम में लग गए। मैं घर का भेदी था और लंका ठाने आया था। मैंने स्टेज के पीछे वाले रास्ते पर पुलिस की रहनुमाई की। हर कदम पर मौजूद मुहाफ़िज़ों ने पुलिस का रास्ता इस बेखौफी के साथ रोका जो कानून पर एतमाद से आती है। पोशीदा क्लोज सर्किट कैमरों ने ये सारे मनाजिर पहले ही जिम्मी तक पहुँचा दिए होंगे कि हमारे पहुँचने तक वो पुलिस का इस्तकबाल करने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसने बड़ी मुनाफिकाना मुस्कुराहट के साथ कहा, ये क्या है शाह आलम? मैंने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जिम्मी ने कैप्टन स्मिथ से कहा, कैप्टन क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हारे पास इसका कार्रवाई का कोई जवाब है? कैप्टन स्मिथ ने कानूनी ज़बान में एक मुख्तसर तकरीर की और जिम्मी से कहा कि वो ज़ेर हिरासत है और अब जो भी कहेगा इसके ख़िलाफ़ कानूनी अदालत में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर वो चाहे तो अपने कानूनी मशीर को बुलवा सकता है। जिम्मी ने फ़ोन उठा के एक नंबर मिलाया और बोला, हेनरी तुम कहाँ हो? यहाँ पुलिस ने छापा मारा है। वजह मैं नहीं जानता, मगर वो कहते हैं कि तुम ज़ेर हिरासत हो, तुम फ़ौरन यहाँ आ सकते हो। थैंक्स। कैप्टन ने कुर्सी पर बैठ के कहा, मिस्टर जेम्स पॉन्ड, जोली आपकी वाइफ का नाम है? यस। क्या मैं पूछ सकता हूँ वो कहाँ है? जिम्मी ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, वो मुझे बता के नहीं गई। स्मिथ ने मेरी तरफ इशारा किया, मिस्टर शाह आलम का कहना है कि आज सुबह जब तुमने इन्हें फ़ोन किया तो पीछे कहीं तुम्हारी बीवी चीख चीख कर कह रही थी कि तुम इसे कत्ल करने जा रहे हो। ये मिस्टर शाह आलम के तख़य्युल का करिश्मा है कि इसके कान इन्हें दिमाग भी खराबी मालूम होती है। कैप्टन स्मिथ ने इसे एक कागज़ थमा दिया। मैं शक की बिना पर इस जगह की तलाशी लेना चाहता हूँ। जिम्मी का स्पाट चेहरा कुछ फीका पड़ गया। जोली को बरामद करने के लिए यहाँ इसकी लाश, ये हम देखेंगे क्या मिलता है कैप्टन, स्मिथ ने कहा और साथ आने वालों को अपना काम शुरू करने का इशारा किया। वो सब अपने आलात के साथ इधर उधर फैल गए। कैप्टन स्मिथ ने क्लोज सर्किट टेलीविज़न, डबल सर्किट पैगाम रसानी के आलात और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम को शक अमेज दिलचस्पी के साथ देखा। मिस्टर जैम, ये सिर्फ एक बार और नाइट क्लब है, तुम्हें और क्या लगता है? सिक्योरिटी से ये सीक्रेट सर्विस का हेडक्वार्टर लगता है। वो बोला, क्या अपनी हिफाजत के ख्याल से सीक्रेट सर्विस वालों जैसे इंतजाम रखने में कोई बात खिलाफ कानून है? वो बोला, बिल्कुल नहीं, मगर सीक्रेट सर्विस वालों के पास तो बड़े सीक्रेट होते हैं, तुम्हारे पास क्या है? अगर छुपाने के लिए नाजायज़ असला, मनशियात, गैर कानूनी करेंसी, मुझे यकीन है तुम्हारे माहिरीन कुछ ज़रूर तलाश कर लेंगे। जिम्मी ने तंज से कहा। कैप्टन स्मिथ नज़रों को चारों तरफ सर्च लाइट की तरह घुमा रहा था। एक बात और हो सकती है, तुमने दुनिया में दोस्त कम बनाए हैं, दुश्मन ज़्यादा, और ये दुश्मन ताकतवर भी हैं, तुम इनसे डरते हो। क्या तुम्हारे दुश्मन नहीं है? जिम्मी बोला, बहुत हैं, तुम जैसे। मेरा तो वास्ता दिन रात ऐसे ही लोगों से पड़ता है। मेरा मकसद अपने कारनामों से तुमको मुतासिर करना नहीं है, लेकिन यह हकीकत है कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड में मेरी दहशत है। मैंने ऐसे बहुत से गैंग बस्ट किए हैं जो बहुत ताकतवर थे, इसके बावजूद मैं आम लोगों की तरह रहता हूँ, आम लोगों की तरह फिरता हूँ। तुम बहादुर आदमी हो। जिम्मी ने फिर तंज किया। हाँ, तुम्हारे मुकाबले में। स्मिथ एकदम पलटा, तुम बुज़दिल हो क्योंकि तुम मर्द नहीं हो। शट अप, जिम्मी चीखा। यस, खुद तुम्हारी बीवी ऐसा कहती है, पूछो इस जेंटलमैन से। जेंटलमैन ही इज़ ए बास्टर्ड, इसने मेरी बीवी को वर्गलाया। तुम इसके काले करतूतों से वाकिफ़ नहीं हो। मगर तुम्हारे काले करतूतों से वाकिफ़ हूँ मैं, स्मिथ ने धाड़ के कहा। कितने मुकदमात हैं इस वक्त तुम्हारे खिलाफ, और क्या तुम्हें मालूम है कि हर केस में पुलिस को जो सबूत फराहम किए तुम्हारी बीवी ने किए, ये झूठ है। जिम्मी पागलों की तरह चिल्लाने लगा, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, वो वफ़ादार औरत है, वो मोहब्बत करती है मुझसे। स्मिथ ने अफसोस से सर हिलाया। तुम इसे क्यों कत्ल किया? जिम्मी थके हुए लहजे में तरवीद की, मैंने इसे कत्ल नहीं किया। फिर तुमने इसे क्या सज़ा दी? किसी तहखाने में डाल दिया जंजीरों से बांध के, ताकि वो भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाए? ऐसा कोई तहखाना नहीं है, यू सन ऑफ ए बिच। कैप्टन स्मिथ फिर कुर्सी पर मेरे साथ बैठ गया। जेम्स पॉन्ड, जोली तुम्हारी दूसरी बीवी थी, पहली कौन थी? एल्जा। जिम्मी ने कहा, मगर वो नर्वस हो गया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अब वो कहाँ है? जिम्मी ने खुश होंठों पर ज़ुबान फेरी, मुझे नहीं मालूम।
वो मुझे छोड़ के चली गई थी। इसने तुमसे कानूनी शादी की थी? यस। गैर कानूनी शादी कौन सी होती है? फिर इसने कानूनी तौर पर तलाक क्यों नहीं ली? वो तुमसे खासी दौलत वसूल कर सकती थी, कहीं वो भी तो इसी तहखाने में नहीं, अपने आशना के साथ? जिमी ने कहा, कौन सा तहखाना? मगर इसकी हालत गैर होने लगी थी। अगर तुम खुद बता देते तो अच्छा था, खैर हम तलाश कर लेंगे। ये दरवाज़ा कहाँ खुलता है? ये मेरा प्राइवेट बेडरूम है। कैप्टन स्मिथ अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। जिमी ने मुझे खून आशाम नज़रों से देखा। शाह आलम, अब मेरी ज़िंदगी का वाहिद मकसद तुम्हें कत्ल करना रह गया है। मैंने कहा, लेकिन अब तुम्हारी ज़िंदगी जो पहले इस आधे धड़ की वजह से आधी थी, ख़त्म हो रही है। अगर तुम में सच बोलने का हौसला है तो बताओ, क्या तुम मेरी बीवी से मोहब्बत करते थे? सच तो यह है कि वो मुझसे मोहब्बत करती थी। मैंने कहा, भौंको मत कुत्ते, तुम्हारे इसके साथ नाजायज़ मरासम थे। कैप्टन स्मिथ अंदर से नमदार हुआ। ये लिबास तुम्हारी बीवी का है? नो, जिमी ने झूठ बोला, मगर मैंने गुज़श्ता शाम जोली को इसी लिबास में देखा था। मैंने कहा, ये लिबास जोली का है कैप्टन, कल रात मैं इसे डिनर पर ले गया था तो इसने यही कपड़े पहने थे। अभी कुछ देर में बूथ से सुराग लगाने वाला कुत्ता आ जाएगा, ये लिबास इसे बेहतरीन रहनुमाई फराहम करेगा, कैप्टन बोला। इसके एक मातहत ने कहा, कैप्टन क्या तुम एक सनसनीखेज सीन देखोगे जो तुमने पहले नहीं देखा होगा? मैंने तो आज तक नाटन बार का वो लेट नाइट शो नहीं देखा जो इतना मशहूर है। दरअसल मेरी बीवी बहुत मजहबी ख्यालात की थी, वो सख्त गिर है। मातहत हंसा। ये इससे भी ज़्यादा सनसनीखेज शो है। स्टेज के पीछे यहाँ क्या होता है? कम एंड सी। मैंने देखा कि जिमी का रंग लाश की तरह सफ़ेद पड़ गया। ऐसा लगता था कि इसे हार्ट अटैक हो जाएगा और फिर ऐसा ही हुआ। वो कुर्सी पर बैठे बैठे आगे झुका और झुकता ही चला गया। कैप्टन ने कहा, मिस्टर जेम्स आर यू ओके? लेकिन जिम्मी इस वक्त तक बेहोश हो चुका था। 5 मिनट बाद एक एम्बुलेंस पुलिस की निगरानी में इसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ रही थी। कानूनी तौर पर वो अब ज़ेरे हिरासत था और अब इस बात का इम्कान न होने के बराबर था कि अपनी ज़िंदगी में वो फिर कभी जेल से बाहर की दुनिया को एक आज़ाद इंसान की हैसियत से देख पाए। 10 मिनट के नाज़गुज़ीर अल्तवा के बाद कैप्टन स्मिथ फिर इस तमाशे की तरफ मुतवज्जा हुआ जो इसके बेहद एक्साइटेड मातहत के मुताबिक किसी भी बैक स्टेज शो से ज़्यादा सनसनीखेज था। इसने मुझे भी अपने साथ आने की दावत दी और हम स्टेज के पीछे गए जहाँ फ़नकारों के लिए 3 ड्रेसिंग रूम थी। अगरचे फ़नकार सारी परफॉर्मेंस ड्रेस के बगैर देते थे, मगर यहाँ डांसर मेकअप करती थी। मेकअप के मानी है कमी को पूरा करना। वो लिबास की कमी को सुर्खी पाउडर, लिपस्टिक और आतिश फिशानी के दूसरे असबाब से पूरा करती थी। ऐसा लगता था कि वहाँ पहले 4 मेकअप रूम थे, बाद में आखिरी कैबिन को वॉशरूम में तब्दील कर दिया गया जो साइज़ में कदरे छोटा था। लेकिन पुलिस ने इस तब्दीली के नज़र फरेब पर्दे के पीछे हकीकत देख ली थी। वॉशरूम इसलिए छोटा लगता था कि मेकअप रूम नंबर 2 और वॉशरूम की दरमियानी दीवार एक तरफ से डबल थी। पहले ड्रेसिंग रूम में एक और दीवार उठाने का नतीजा निकला कि इसकी चौड़ाई कम हो गई थी और यह इस काबिल ना रहा था कि मेकअप इसके लिए इस्तेमाल हो सके। चुनाचे कुछ ज़रूरत के तहत, लेकिन असल में एक भयानक हकीकत की पर्दापोशी के लिए इसे वॉशरूम बना दिया गया था। दरमियानी डबल दीवार के वजूद का किसी को एहसास नहीं हो सकता था। गालिबन ड्रेसिंग रूम को वॉशरूम बनाने के तकरीबी और तामीरी अमल के दौरान में इसे बंद रखा गया था और कारीगर अंदर इत्मीनान से अपना काम करते रहते थे। जब दोबारा इसे फ़नकारों के इस्तेमाल के लिए खोला गया तो किसी ने ये नोट नहीं किया कि पुराना ड्रेसिंग रूम जब वॉशरूम बना तो चौड़ाई में 1.5 फुट कम कैसे हो गया। वॉशरूम की शटरिंग की वजह से ये फ़र्क छुप गया था। ताहम पुलिस के एक्सरे कराने वाले सोनोग्राफिक कैमरे ने एक भयानक हकीकत पर पड़ा हुआ पर्दा उठा दिया। दोहरी दीवार के दरमियान एक ढांचा सीधा खड़ा हुआ था। कैमरे ने इसका अक्स स्क्रीन पर ऐसे दिखाया जैसे स्याह एक्सरे फिल्म पर हड्डियों का पिंजरा दिखाई देता है। कैप्टन स्मिथ तजर्बाकार आदमी था और इसने फॉरेंसिक साइंस में स्पेशल कोर्स किया था। इसने कैमरे का अक्स देखते ही बता दिया कि ढांचा किस नौजवान लड़की का है। इस बदकिस्मत लड़की को, जैसा कि बाद में मालूम हुआ, 2 साल कबल अनारकली की तरह दीवार में जिंदा या मरने के बाद चुन दिया गया था। स्मिथ अभी इस मदफून रकासा का जायज़ा ले रहा था कि एक साथ 2 जानदार भौंकते हुए अंदर आ गए। इनमें से एक पुलिस का सुराग रसां कुत्ता था, दूसरा जिम्मी का वकील। दोनों एक जैसा शोर कर रहे थे। मैं पूछता हूँ यहाँ क्या हो रहा है? वकील ने कहा। स्मिथ ऐसे वकीलों के जारहाना तर्ज अमल का आदी था। इसने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक तारीखी ढांचा देख रहे हैं जो बहुत जल्द खुदाई में बरामद होगा। वकील रुक गया। व्हाट इज़ दिस? स्मिथ ने कहा, मेरा नाकिस अक्ल ये कहती थी कि ढांचा एक लड़की का है। सही फैसला माहिरीन का होगा, लेकिन ये बहुत वाज़ेह है कि इस कत्ल का इल्ज़ाम बराह रास्त तुम्हारे मुवक्किल पर आएगा। वकील ने ज़बरदस्ती बहस की। ये तुम कैसे कह सकते हो? मुमकिन है यह ढांचा पुराना हो जब यह इमारत मेरे मुवक्किल की मलकियत नहीं थी। स्मिथ ने इससे इत्तफाक किया। अगर माहिरीन यह कहेंगे कि इमारत 250 या 2500 साल पुरानी है तो बिलाशुबा इसका इल्ज़ाम सिकंदर आज़म के ज़माने किसी कातिल पर आएगा। लेकिन एक तो तुम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते, नाटन बार को खुद जिमी ने नए नक्शे के मुताबिक डिज़ाइन करवा के बनवाया था। दूसरे मेडिकल रिपोर्ट से इस लड़की की सही तारीख वफ़ात भी मालूम हो जाएगी और यह भी कैसे मारा गया था। वकील ने हाथ के इशारे से ऐसे जाहिर किया जैसे स्मिथ की बात महज अफसाना तराजी या ख्याल आराई है। जिम्मी कहाँ है? आई डोंट नो। या वो मुर्दा खाने में होगा या हॉस्पिटल में। जब इसे एम्बुलेंस में ले जाया गया तो वो हार्ट अटैक हो जाने से बेहोश था। इसके ज़िम्मेदार तुम हो। इसने धमकी के अंदाज में अपना मुक्का लहराया। मैं पुलिस पर हजाने का केस करूँगा। तुम सब एक शरीफ और कानून पसंद शहरी को अजियत देकर मार डालना चाहते हो। स्मिथ एक मातहत ने कहा। हमें एक और अहम सुराग मिला है। एक वार्डरोब के पीछे खला था, वहाँ हमने दरवाज़ा दरियाफ्त कर लिया है। यकीनन इसके पीछे तहखाना होगा। जो अंदर जाए वो मोहतात रहे। इसका वास्ता मुसल्लह मुहाफ़िज़ों से पड़ सकता है, कैप्टन ने कहा। मैंने कहा मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि जोली इस तहखाने में होगी। मुझे कोई एतराज़ नहीं, वो बोला।
हमने कुत्ते को जोली के कपड़े सूंघने के लिए दिए थे। मातहत ने मेरे ख्याल की तायद की, वो भी वार्डरोब में घुसने के लिए ज़ोर लगा रहा था। फिर तो शक की गुंजाइश ही नहीं रही। कैप्टन ने कहा, इससे जोली की खुशबू आ रही होगी। तो मुसल्ला पुलिसमैन हाथ में गन लिए फायर करने के लिए तैयार और मोहतात अंदाज में अंदर दाखिल हुए। आगे वो पुलिसमैन था जिसने कुत्ते की जंजीर थाम रखी थी। कुत्ता भौंकता, शोर मचाता, पूरी कुव्वत से जंजीर को खींच रहा था। वो यकीनन तहखाने में जोली की बू का सुराग लगा चुका था। मैं सबके पीछे कपड़ों की इस अलमारी में घुसा जो ऑफिस के पीछे वाले बेडरूम की एक दीवार में बनी हुई थी। बज़ाहिर इसमें शक पैदा करने वाली कोई बात नहीं थी। सामने वाले निस्फ हिस्से में जिम्मी के और जोली के कुछ प्रेस किए हुए ड्रेस हैंग के लटके हुए थे। बाहर तरफ 2 खाने जूतों के लिए मखसूस थे। एक खाने में आला किस्म की शराबों का ज़ख़ीरा था जो वो अपनी और मेहमानों की तवाज़ा के लिए इस्तेमाल करता था। वार्डरोब का पिछला हिस्सा बड़ी महारत से बनाया गया था। इसके इंतहाई दाएं जानिब एक लॉक था जो नज़र नहीं आता था। लॉक खोलने के बाद पूरा पिछला हिस्सा ऐन मरकज़ पर घूम जाता था। नमोदार होने वाले खला से गुजर के मैंने खुद को एक जीने पर पाया। 2 जीने उतरने के बाद एक और दरवाज़ा नमोदार हुआ जो मजबूती से बंद था, मगर पुलिस वालों ने टक्करें मार मार के इस कब्जे के ढीले कर दिए और बिलाखिर इसे खोलने में कामयाब रहे। दरवाज़ा तेज़ आवाज़ के साथ पीछे गिरा। तहखाने के खला में से एक धमाके से गूंज सी पैदा हुई। आगे तारीकी थे मगर पुलिस वालों ने लाइट के स्विच तलाश कर लिए थे। मेरे सामने एक पूरा जीना आ गया था जो नीचे तीसरे दरवाजे तक जा रहा था। पुलिस ने आखिरी दरवाजे को भी गिरा दिया और तहखाने में दाखिल हो गए। अंदर कदम रखते ही मैंने जोली को देखा। वो सर तपा बरहाना और एक जंजीर के साथ बंधी हुई और बेहोश पड़ी थी। जिमी ने इसके हाथों को रस्सी कमर के पीछे बांध दिया था और जंजीरों को पैरों में डाल के इसका दूसरा सिरा इस फुलादी पिंजरे के साथ मुकफल कर दिया था जिसमें पहले से 2 मोहब्बतों के मुजरमों के ढांचे मुकीद थे। अगरचे जोली ने मुझसे सब कुछ बता रखा था मगर इसके बावजूद मेरे जिस्म को खौफ की सर्द लहर ने मफलूज कर दिया था। तहखाने में एक कम ताकत वाले बल्ब की जर्द बीमार रोशनी इस माहौल को मज़ीद आसेफ ज़्यादा बना रही थी। वहाँ एक अजीब सी डरावनी बू थी और मुझे ऐसा लगा जैसे ये बरसों पहले डिकम्पोज होने वाली 2 लाशों की बू है जो अभी तक इस तहखाने में ठहरी हुई है। आधा इंच चौड़े चौकोर सरिये से बना हुआ पिंजरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसकी लंबाई चौड़ाई 5 फुट थी और ऊंचाई इससे भी कम। इस पिंजरे को दरमियानी से 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। जिम्मी की पहली बेवफा बीवी और इसके चाहने वालों को इसी दरमियानी दीवार की सलाखों के साथ बांध के जंजीरों से जकड़ दिया गया था और वह इसी हालत में एक दूसरे के साथ मगर अलग अलग बैठे हुए मर गए होंगे। मैंने इनकी मौत से पहले की अजियत का तस्वुर किया। इन्होंने एक दूसरे से क्या कहा होगा, क्या बातें की होंगी। वो एक दूसरे को झूठी तसल्ली देते रहे होंगे कि कोई इनकी मदद के लिए ज़रूर आएगा, पुलिस पहुंच जाएगी, या मुमकिन है खुद जिम्मी के दिल में खौफ खुदा पैदा हो जाए। बिल्कुल मायूस हो जाने के बाद इन्होंने एक दूसरे की हौसला अफजाई की होगी। ये अहद किया होगा कि वो प्यार करते हुए मुस्कुराते हुए जान देंगे। इनके हाथों की एक दूसरे तक रसाई थी, वो एक दूसरे को छू सकते थे। सलाखों की मौजूदगी के बावजूद इनके लब भी मिल सकते थे। लेकिन मौत बड़ी शफाक और भयानक चीज़ है। बिलाखिर मौत की अजियत के साथ खौफ ने इन्हें मगलूब कर लिया होगा और पछतावे थे। इन्हें बहुत देर से एहसास हुआ होगा कि ऐसी पुरखतर मोहब्बत का जानलेवा खेल खेलना इनकी कितनी बड़ी जज्बाती हमाकत थी। वे एक दूसरे के बगैर दुखी होते मगर ज़िंदा तो रह सकते थे और जुदाई का सदमा भी इंजाम रह के एक ज़ख्म की तरह मंदमिल हो जाता है जिसका दाग भी ना रहे। कोई और मर्द, कोई दूसरी औरत सबको मिल जाती है। शायद आखिरी वक्त में औरत खौफ से पागल हो गई हो। मर्द को गुस्से और बेबसी के ख्याल ने औरत से नफरत पर मजबूर कर दिया हो। वो एक दूसरे को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए करीब रह के भी बहुत दूर हो गए थे। लेकिन इन ढांचों की जिस्मानी कुर्बत और मौत के वक्त यकजाई से तो यही साबित होता था कि वो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अहद वफा में पुरुष इस्तकामत रहे। कैप्टन ने मेरे कंधे को छुआ। मिस्टर शाह आलम, मैं चौंक पड़ा। आई एम सॉरी। मैं समझता हूँ कि ये महवियत एक जहनी सदमे की शिद्दत को ज़ाहिर करती है मगर हम यहाँ ऐसे नहीं खड़े रह सकते। क्या तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि जिम्मी जंजीरों के तालों की चाबी कहाँ रखता है, अपने पास या कहीं और? जोली ने कुछ बताया। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। नो, इस बारे में जोली कुछ नहीं जानती। फिर तो हमें ताले तोड़ने पड़ेंगे। फ़िलहाल हम जोली को आज़ाद कराते हैं ताकि इसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सके, कैप्टन ने कहा। सुराग रसां कुत्ते की मदद ज़रूरत ही ना पड़ती थी। पुलिस के सुराग रसानों ने अपनी महारत और सोनोग्राफी से दीवारों के अंदर बाहर झांक के सब देख लिया था और यह सारा काम सिर्फ आधे घंटे में मुकम्मल कर लिया गया था। पुलिस एक डिसिप्लिन के साथ तरजीह की बुनियाद पर इस काम को आगे बढ़ा रही थी। इन्होंने स्टेज की दीवार के पीछे दीवार खो के ढांचा बरामद करने के काम को मौखर कर दिया था। ऐसे ही इन्होंने पिंजरों में कैद ढांचों को फौरी तौर पर आज़ादी दिलाने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। बरसों पुराने उजल के असीरों को अब रिहाई में ताख़ीर से कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता था। लेकिन जिम्मी को पुलिस ने सबसे पहले अस्पताल रवाना कर दिया था। अब जोली मिल गई थी तो इसकी जान बचाने और सेहत बहाली के मकसद ने तमाम कानूनी मामलात पर फोकियत हासिल कर ली थी। एक सार्जेंट ने बड़ी एहतियात के साथ निशाना लिया और जंजीर पर फायर करके ताला वाले हिस्सा अलग कर दिया। ताला और जंजीर का चंद इंच लंबा हिस्सा जोली के एक पैर से मुंसलिक रहा। इस हिस्से को हॉस्पिटल में किसी माहिर कुफल साज से चाबी बनवा के अलग किया जा सकता था। अब नाटन बार का मुकम्मल तौर पर सेल हो जाना लाजमी था। पुलिस ने इसको अंदर बाहर से अपनी तहवील में ले लिया था और तफ्तीशी अमल कायदे कानून के मुताबिक आगाज़ हो चुका था। फिलहाल शाम के वक्त बार खुलने या नाइट शो होने का कोई इम्कान नहीं था। चुनांचे इन सब लोगों के क्वाइफ लिए गए थे जो इस वक्त भी बार में मौजूद थे और इन्हें वह बंद कर दिया गया था। वह ज़रूरत पड़ने पर खुद को पुलिस के सामने पेश कर देंगे। फिर इन्हें जाने की इजाज़त दे दी गई। पुलिस ने सारा रिकॉर्ड भी सील कर दिया था और अब किसी को भी इजाज़त के बगैर अंदर आने का इख्तियार था, न कोई चीज़ बाहर ले जाने का। वापस
ऑफिस में आने के बाद कैप्टन स्मिथ ने मेरा शुक्रिया अदा किया। तुमने बहुत अहम और संगीन जुर्म का सुराग लगाने में बुनियादी किरदार अदा किया है और यकीनन जोली की जान सिर्फ तुम्हारी हिम्मत और कोशिश से बचा ली गई। मैंने कहा, क्या अब मैं हॉस्पिटल जा सकता हूँ जोली के साथ? ऑफ कोर्स, ताहम मुझे अफसोस है कि शायद आज रात तुम अपने वतन ना जा सको। मैंने मायूसी से कहा, मगर यह नागुज़ीर है, ये इंतहाई ज़रूरी है, पुलिस को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। सबसे अहम तुम्हारा बयान है और तुम्हारी गवाही। मैंने कहा, ठीक है, मैं अपनी रवानगी कल तक के लिए मुलतवी कर देता हूँ। एम्बुलेंस के साथ आने वाली मेडिकल टीम के 2 अरकान एक स्ट्रेचर के साथ नमदार हुए। जोली इस पर किसी लाश की तरह पड़ी हुई थी। साथ साथ चलते हुए मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या ये ठीक है? इसने सर हिलाया। इस पर खासा तशद्दुद किया गया है, लेकिन जिस्म से ज़्यादा नुकसान इसके असाब को पहुंचा है। मैंने कहा, वो ज़िंदा तो रहेगी ना? ऑफ कोर्स, लेकिन इसे आराम और सुकून की ज़रूरत होगी। एम्बुलेंस में हंगामी ज़रूरत के सारे इंतजाम थे, मसलन हर ग्रुप का खून, ग्लूकोज के ड्रिप और ऑक्सीजन लगाने का इंतज़ाम। लेकिन डॉक्टर ने जोली को सुकूनावर इंजेक्शन लगाने के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं की। मैंने डॉक्टर से इजाज़त ले ली कि एम्बुलेंस में जोली के साथ रहूँ। पिछले हिस्से में नर्स के साथ सिर्फ मैं था। डॉक्टर आगे बैठ गया और पुलिस की एक गाड़ी हमारे पीछे चलती रही। नर्स अपने काम में मुनहमिक रही। वो 40 साल से ज़्यादा उम्र की कबूल सूरत और शफीक औरत थी। तुम्हारा इस औरत से क्या रिश्ता है? इसने पूछा। मैंने कहा, देखा जाए तो कोई भी नहीं। वो मुस्कुराने लगी। फ़िक्र मत करो, ये ठीक हो जाएगी चंद दिन में। लेकिन मुझे बताओ, इसका ये हाल किसने किया? खुद इसके शोहर ने। क्या वो नफ्सियाती मरीज़ है? ख़तरनाक किस्म का। वो चादर हटा के इसके जिस्म के ज़ख्मों को साफ़ करते हुए बोली, कुछ ऐसा ही मसला। मैंने तफसील में जानने की कोशिश नहीं की। जोली किस लाश की तरह सफ़ेद हो रही थी और गिरदोपेश से बेखबर आंखें बंद किए साकत लेटी थी। इसके बेदाग उजले बदन पर जगह जगह बदनुमा दाग इसके साथ होने वाले जुल्म की पूरी दास्तां सुनाते थे। जंजीर से बांधने के बाद जिम्मी ने इसे चमड़े की बेल्ट से मारा होगा। जल्द के गोरे रंग पर उभरे हुए नील 1 इंच चौड़ी पट्टियों की तरह नजर आ रहे थे और कहीं कहीं खाल फटने से खून भी रस रहा था। ये पुरअज़ियत दाग इसके पेट, इसकी कमर और इसके सीने पर बड़ी बदनुमाई के साथ फैले हुए थे। जिम्मी ने इसके जिस्म को जगह जगह से जलती हुई सिगरेटों से भी दागा था। यकलख्त जुल्म और बर्बरियत की बेदर्दी से मामूर गुजर जाने वाली वक्त का वो बदहैयत और काबिल नफरत हिस्सा मेरे तस्वुर में भी उभर आया, जब जिम्मी का जला सिफत हुक्म से गुलामों ने मचलती चलाती जोली को अपने ताकतवर हाथों से जबोच के तहखाने में पहुंचाया होगा और इसकी जिस्म से लिबास को नोच कर फेंकने के बाद इसे जंजीर से जकड़ कर बेबस कर दिया होगा। फिर गुस्से से पागल हो जाने वाले इस अधूरे इंसान नुमा अफरियत ने कोड़े मार मार के जोली से पूछा होगा कि बता, तेरे इस पाकिस्तानी यार से मरासम थे या नहीं? तो इसके साथ सोती थी या नहीं? वो मेरे बारे में क्या जानता था? क्या तूने इससे शादी का वादा किया है? पुलिस को मेरे खिलाफ सारे सबूत फराम करने का मकसद क्या था? मुझसे छुटकारा हासिल करना? तू और तेरा यार मेरी दौलत पर कब्जे का ख्वाब देख रहे थे। जोली कितना चीखी चिल्लाई होगी, कितना तड़पी होगी। क्या इसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया होगा? जिम्मी को बता दिया होगा कि शाह आलम सब जानता है। शायद जोली की जान भी इसलिए बच गई कि जिम्मी को डर होगा कि जोली अचानक और पुरअसरार अंदाज में गायब हुई तो मैं पुलिस को सीधा इसके पास ले आऊँगा। और ऐसा ही भी हुआ था। अगर जोली ने मुझे ना बताया होता तो मैं इस तहखाने का राज से कैसे वाकिफ़ होता और इसकी जान कोई ना बचा सकता। नर्स ने आहिस्ता से मेरे बाजू पर हाथ रखा तो मुझे एहसास हुआ कि एम्बुलेंस हॉस्पिटल के दरवाजे पर रुक गई है। हॉस्पिटल के 2 कारकुन जोली को स्ट्रेचर पर डाल के एक कॉरिडोर में गायब हो गए। मुझे या पुलिस को इस हाल से आगे जाने की इजाज़त नहीं थी, तो इंतज़ारगाह भी था। जब पुलिस कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके चली गई तो मैं अपने ख्यालात के भूल भुलैयों में भटकने के लिए अकेला रह गया। वो कैसे इंसान के साथ अपना रवैया बदलता था। इसकी एक चाल आदमी को मुख्तार से मजबूर कर देती है, फतह के गरूर को शिकस्त की ज़िल्लत बना देती है और अपनी तदबीर की कामयाबी पर यकीन का सारा एतमाद छीन कर बदबख्ती और मायूसी के अजाब से भरे हुए आंसू अता कर देती है। जोली की ज़िंदगी का एक दिन गुजरते हुए सैकड़ों दिनों की तरह जिम्मी की पुरतशद्दुद गुलामी का सहारा आज़ाद रखता है। फिर इससे अगले दिन जोली ने अपना मती बना लिया और जिम्मी की ताकत के किले को मस्पार करके इसके इख्तियार की मुमलिकत पर काबिज हो गई। लेकिन तीसरे दिन के बसात ने फिर उलट दी और मुस्तकबिल के ख्वाब की ताबीर पा लेने की सरमस्त खुशी को अचानक अजाबनाक, असीरी और अजियतनाक मौत का इन्वान कर दिया। वक्त की एक चाल ने मेरे जज्बात के धारे का रुख बदल दिया। मैं इस औरत से इतनी नफरत करता था कि आसान होता तो मैं इसे कत्ल कर देता, क्योंकि हसीन होने के बावजूद इसने हुस्न से नहीं अय्यारी और मकारी से मेरे पंदार के हिफाजती हिसार पर शब खून मारा था और मुझसे मेरे छीन कर खुद अपनी नज़र से गिरा दिया था। लेकिन इस वक्त मैं फिर जोली के साथ था। ये ठीक है कि अपनी परहवस मोहब्बत में वे हैवानी तक सफाक खुद गर्ज और बेशर्म हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच था कि इसने अपनी जान पर खेलकर अपने जान तन के मालिक और आका के दुश्मन की मदद की और इसने मुझे एक किना परवर सांप जैसे जहरीले खूनख्वार और फना कर देने की ताकत रखने वाले अफरियत के खौफ से महफूज और मामून कर दिया। अगर आज जिम्मी पसे दीवार जिंदा था और मैं तमाम ख़तरात से आज़ाद, तो ये जोली के अज़ाइम और हौसले के तफ़ैल था। फिर ये कैसे मुमकिन था कि मैं फ़ोन पर इसकी मदद की पुकार सुन के बेहिसी के साथ कान बंद कर लेता और इसे मरता देख के ऐसे नज़र फेर लेता जैसे आदमी सड़क पर मरने वाले कुत्ते को देख के भी नहीं फेरता। मुझे यकीन था कि अभी कम से कम 1 घंटा मुझे जोली के पास जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल में लगे हुए एक फ़ोन बहुत मैंने आकिल से बात की। फ़ोन एनी ने उठाया। आप कितनी देर में आ रहे हो भैया?
मैंने कहा मुझे कुछ देर लगेगी, मैं कहीं फंस गया हूँ। आपको तो शौक है खुद को कहीं ना कहीं फंसाने का। वो खफगी से बोली, क्या आप भूल गए हैं कि रात को आपकी रुखसती है, चंद घंटे रह गए हैं। मैंने कहा बक बक मत कर, दूल्हा मियाँ को बुला, वो अंदर सामान उठा के रख रहे हैं, आप मुझे बताएं कि आखिर कहाँ हैं। मैं एनी ने कहा, मैं एक हॉस्पिटल में हूँ जोली के साथ। क्यों? मैंने इसे कम से कम अल्फाज में सारी सूरत हाल समझाने की कोशिश की, या कानूनी मसाइल बाद में तुम्हारे गले पड़ जाते। एनी ने कहा, और अब आपके गले पड़ गए हैं, बात तो एक ही है ना। मैंने कहा हाँ, मगर मैं नहीं चाहता था कि बाद में तुम्हें परेशानी हो। अगर मैं 1-2 दिन के लिए पाकिस्तान जाना मौखर कर दूं तो क्या क़यामत नहीं आ जाएगी? वो तो आप अगर यहाँ जोली से शादी कर लें तब भी नहीं आएगी। मगर भैया इस औरत के जंजाल से निकल आओ। मैंने कहा जैसा आपका हुक्म खातून, क्या अब आप आकिल को बुलाएंगी? हरगिज़ नहीं, मैं इसे हॉस्पिटल भेज देती हूँ। एनी कहा फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। मुझे भूख लग रही थी, मैंने हॉस्पिटल के कैफेटेरिया का रास्ता मालूम किया, वहाँ काफ़ी के साथ सैंडविच खाए और वापस आया तो आकिल अंदर आ रहा था। हम एक गोशे में रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। आकिल ने कहा, यानी एनी ने थोड़ा बहुत मुझे बताया, मगर वो बहुत गुस्से में थी। कहने लगी कि मेरा सर मत खाओ, हॉस्पिटल जाके भैया से पूछ लो। मैंने कहा एनी का खफा होना भी बेजाना ही था, मैं खाम खा के मसाइल में उलझ जाता हूँ ना चाहने के बावजूद। ये जोली का क्या चक्कर है? आकिल बोला, ये तकदीर का चक्कर है। मैंने कहा, और फिर इसे सब कुछ बता दिया, वो भी जो मैंने अभी तक छुपा रखा था। लेकिन आकिल वाकई आकिल और बहुत प्रैक्टिकल था। इसने किसी ख़ास रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। अफसोस मुझे तुम्हारे घर की तबाही का। मैंने कहा। आकिल ने सरसरी लहजे में कहा, इसकी कोई अहमियत नहीं, इंश्योरेंस कंपनी सब दे देगी। एनी को एक जज्बाती सदमा तो हो गया कि घर बसने से पहले ही उजड़ गया, हादसात भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। वो बोला, आप जिम्मी जेल चला जाएगा तब भी इसका गैंग बाकी रहेगा। मैंने कहा, इन्हें जोली कंट्रोल कर लेगी। जिम्मी के पास बदमाशी की ताकत थी, जोली के पास अक्ल और जहानत और हुस्न शबाब की ज़्यादा ख़तरनाक ताकत है। वो दिलों पर हुकूमत करना जानती है और करती रही है। लोग जिम्मी से डरते ज़रूर थे, इसे पसंद नहीं करते थे। जोली को सब चाहते हैं। तुमने रवानगी फिर मुलतवी कर दी। कुछ देर बाद बोला, मैंने कहा मजबूरी है, पुलिस चाहती है कि मैं कानूनी जिम्मेदारी पूरी किए बगैर कहीं ना जाऊं, और ये ठीक भी है। लेकिन तुम्हारी बुकिंग थी आज की। मैंने कहा बुकिंग कैंसिल करा दो और परसों के लिए ले लो। मुझे यकीन है इस वक्त तक सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। अब मुझे भी किसी वकील की खिदमत हासिल करनी पड़ेंगी। तुम जानते हो किसी वकील को? हाँ, एक सियालकोटी शेख साहब हैं, वहाँ कानून की डिग्री लेकर ख्वार फिरता था। मैंने इसे यहाँ बुलवा लिया। इसने मेहनत की और यहाँ का कानूनी इम्तिहान भी पास कर लिया। अब ज़्यादातर गैर कानूनी तारकिन वतन के मसाइल हल करता है, या पाकिस्तान से लंदन आने के ख्वाहिशमंदों की कानूनी रहनुमाई करता है। मेरा बहुत एहसानमंद है। मैंने कहा, एहसान को रहने दो, ज़्यादा फ़ीस देकर कोई अच्छा वकील कर लो। वो हंसने लगा। मैं पैसे बचाने की नहीं सोच रहा, इस केस में मुझे कोई कानूनी मसला दरपेश नहीं। सियालकोटी शेख साथी दिलचस्पी लेगा तो सारे मामला से निमट लेगा, जिनमें इंश्योरेंस भी शामिल है। मैंने कहा, तुम्हें मेरे कुछ काम निपटाने हैं, हवाई जहाज़ से रिजर्वेशन करा लो पहले, फिर 2.5 लाख पाउंड की मुंतकिली का इंतज़ाम करो। इतनी बड़ी रकम मैं साथ ले गया तो एयरपोर्ट पर ही करेंसी स्मगल करने के इल्ज़ाम में धर लिया जाऊँगा। 50,000 पाउंड के ट्रैवलर चेक हासिल कर लो। अमेरिकन एक्सप्रेस से इतनी ही रकम के 4 बैंक ड्राफ्ट बनवा लो, रईस, डॉक्टर कमाल, कमर और चंदा के नाम पर। इनके बैंक अकाउंट नंबर मुझे याद नहीं, एनी फ़ोन पर पूछ सकती है। मेरा मशवरा है कि डॉक्टर कमाल को रहने दो। इसके हॉस्पिटल का मामला ऐसा है कि कोई बदख्वाह बिलावजह का इशू खड़ा कर सकता है कि डॉक्टर साहब गैर मुल्की इमदाद लेते हैं, हर हुकूमत से एक पैसा वसूल न करने का ढोल पीटते रहते हैं। मैंने कहा, यू आर राइट। डॉक्टर कमाल की जगह नीलम का अकाउंट नंबर ले लो, फिर मेरे जाने के बाद इन नवादरात को भिजवाना है। वो बहुत दूर की बात है, मैं कर लूँगा सब बंदोबस्त। नर्स ने मुझे दूर से इशारा किया, मिस्टर शाह आलम। मैंने कहा, यस जोली कैसी है? तुम खुद जाकर देख सकते हो। वो मुस्कुराई। मैं अब चलता हूँ सर जी। आकिल बोला, अब आप ईजी हो जाओ, ऐसी की जैसी इन लंगूर के मुंह वाले फरंगियों की ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं नर्स की रहनुमाई में जोली के कमरे तक गया। वो आंखें खुले छत को देख रही थी। इसका जिस्म गर्दन तक सुर्ख कंबल के नीचे था। इसके डार्क ब्राउन रेशमी बाल तकिया पर फैले हुए थे। इसने सर घुमा के मुझे अजनबी नज़रों की बेयकीनी के साथ देखा। मुझे इसके करीब कुर्सी खींच के बैठ गया और इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। ऐसे क्या देख रही हो? मैं शाह आलम हूँ। शनाख्त के जज्बात मुस्कुराहट बन के इसके होंठों पर अयां हुए। तुम वाकई शाह आलम हो? मैंने कहा, नहीं, मैं इसकी रूह हूँ। वो आहिस्ता से कराही, तुम भी आलम अरवाह में पहुँच गए मेरे साथ। मैंने हंस के कहा, ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो बोली, नहीं, पहले तुम बताओ तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें नहीं मालूम? मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि मैं यहाँ कैसे आ गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें पुलिस लाई है। मैंने पूछा कि पुलिस मुझ तक कैसे पहुँची? तो इसने कहा कि ये सब मुझे नहीं मालूम, इससे पूछो जो तुम्हें लाया था। मैंने कहा, पुलिस को मैं लाया था। इसकी आंखों में यकलक नरमी उतर आई। तुम सच कहते हो? मैंने कहा, यहाँ क्या तुमने आवाज़ नहीं दी थी मुझे? और तुमने सुन ली थी मेरी आवाज़? इसकी आंखों से आंसू बह निकले। देखो, मैं तुम्हें रुलाने नहीं आया हूँ और तुम्हें रोता देख के भी नहीं देख सकता। तुम मुस्कुराती रहोगे तो मैं बैठा रहूँगा, वरना चला जाऊँगा। इसकी आंखें आंसुओं के साथ मुस्कुराने लगी। तुमने मुझे बचा लिया शाह आलम, वरना वो दरिंदा मुझे और फिर तुम्हें भी हलाक कर देता। मैंने कहा, वो गया जेल सारी उम्र के लिए, भूल जाओ उसे। शाह आलम, वो फिर बाहर आ जाएगा। वो खौफ से कांपने लगी। नहीं, अब इसका कोई इम्कान नहीं। पुलिस ने तय खाने से दोनों ढांचे उठवा लिए होंगे। एक ढांचा स्टेज के पीछे वॉशरूम से मिला था, दीवार में चुना हुआ। इसकी आंखें खौफ और हैरानी से फैल गईं। दीवार में चुना हुआ? मैंने कहा, हाँ। पुलिस ने तय खाने का सुराग भी सोनोग्राफी कैमरों की मदद से लगा लिया था। इसने मेरा हाथ अपनी आंखों से लगा लिया।
मेरा ख्याल था तुम मुझसे नाराज़ हो। नाराज़ तो वाकई हूँ, मैं बहुत बुरी औरत हूँ शाह आलम, और तुम बहुत अच्छे आदमी हो। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? माफ़ ना करके मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूँ? मैंने कहा और उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? वो बोली। मैंने कहा तुमको ज़्यादा बातें नहीं, आराम करना चाहिए। इसने मेरा हाथ पकड़ के खींचा और मुझे फिर बिठा लिया। मैं जानती हूँ कि तुम गए और तो फिर कभी नहीं आओगे, मुझे तुमसे कहना है। मैं फिर बैठ गया। मुझे भी कुछ कहना है तुमसे जोली। देखो, जो काम जिम्मी करता था शायद वो तुम्हारे बस का ना हो, क्योंकि तुम एक औरत हो। औरतें दुनिया में कौन सा काम नहीं कर रही हैं, हालांकि ये तुम्हारी दुनिया है मर्दों की। मैं इस वक्त ये साबित करना नहीं चाहता कि औरत बदतर है, मर्द से कमतर है। असल बात यह है कि जिम्मी सारे धंधे गैर शिफरान थे, वो बदमाश था। मैं भी बदमाशी में कम तो नहीं हूँ। वो मुझे आँख मार के मुस्कुराई। क्या ज़रूरत है तुम्हें आखिर बदमाशी करने की? तुम इतनी हसीन हो, नौजवान हो और ज़हीन हो। चलो माना कि तुम जिम्मी के कारोबार का कंट्रोल कर सकती हो, तुम इन बदमाशों से भी निमट सकती हो जो जिम्मी के इशारों के गुलाम थे। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे कानूनी, गैर शरीफाना और गैर अखलाकी काम से दौलत कमाने का? क्या इसमें कोई खुशी है, कोई तहफ़्फ़ुज़ है? तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यकीन तो नहीं है कि तुम मानोगी, फिर भी नेक मशवरा देना मेरा फ़र्ज़ है। तुम ये कारोबार बेच दो, इसकी सारी गुडविल यानी बदनामी की शहरत के साथ आज तुम इसकी अच्छी कीमत वसूल कर सकती हो। तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम कुछ भी कर सकती, जिसमें कोई ख़तरा ना हो, बुराई को कोई पहलू ना हो, कानून की गिरफ्त का खौफ ना हो। खुद मैंने वो सब धंधे छोड़ दिए हैं जिनमें जिम्मी मेरा पार्टनर था। अगर तुम मेरा साथ दो। मैंने इसकी बात काट दी। काश ये मुमकिन होता, लेकिन 1-2 दिन बाद मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा, कभी वापस ना आने के लिए। अगर आया भी तो तुम्हें ना मेरे आने का पता चलेगा ना जाने का। मेरे कारोबार के, मेरे दिल के और मेरी ज़िंदगी के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले होंगे शाह आलम। मैंने कहा, लेकिन मेरा दिल पाकिस्तान में है, मेरी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए है और मेरा कारोबार कुछ और है। तुम यहाँ सेटल हो सकते हो। मैंने कहा, मेरे पास बरतानवी शहरियत है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल करूँगी। हम मिल के कारोबार को संभालेंगे। मेरा पैसा तुम्हारी तहवील में होगा। मैंने कहा, इस फ़राग दिलाना पेशकश का शुक्रिया, मगर मुझे जाना है। इसने एक आह भरी, तुम मेरी ज़िंदगी बदल सकते थे। मैंने कहा, लेकिन मेरी ज़िंदगी किसी और की अमानत है। तुमने कभी बताया नहीं कि वो खुशकिस्मत कौन है? मैंने कहा, शायद अभी मैं खुद पर यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। हमारे और तुम्हारे अकीदे में एक यकीन मुश्तरक है कि जोड़े आसमानों में बनाए जाते हैं। मेरा जोड़ा हेवंस में नहीं, हेल में बना होगा। मैंने कहा, ऐसी मायूसी की बातें मत करो। आने वाले अच्छे वक्त के लिए अच्छी उम्मीद रखो। मुझे यकीन है कि एक दिन आएगा जब तुम्हें ज़िंदगी की वो खुशियाँ भी मिल जाएंगी जो तुमसे दूर भागती रहीं। शाह आलम ने इससे मेरा हाथ चूमा। तुम मेरी खुशकिस्मती हो सकते थे। मैं फिर खड़ा हो गया। अपनी हिफाजत ख्याल से गाफिल मत रहना। जिम्मी का कोई खैर खा तुम्हें नुकसान भी पहुँचा सकता है। हमारा अब एक दूसरे से कोई कर्ज बाकी नहीं रहा। तुमने जिम्मी से मेरी गला खुलासी की थी, मैंने इससे तुम्हारी जान बचाई, हिसाब बराबर। इतने बेमुरवत और अजनबी मत बनो। हम लाइफ या बिज़नेस पार्टनर ना सही, एक दूसरे के अच्छे दोस्त तो रह सकते हैं। मैंने कहा, एक बार तुम्हारी दोस्ती का फ़रेब खा चुका हूँ, दोबारा धोखा नहीं खा सकता। अगर कभी मैं पाकिस्तान आऊँ, मैंने कहा, शायद मैं तुम्हें ना मिलूँ, खुदा हाफिज़। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर मैं पलटा और दूसरी बार इसकी तरफ देखे बगैर बाहर निकल गया। मुझे यह महसूस हुआ जैसे मेरे सीने पर एक बोझ था जो अब नहीं रहा। वो जंजीर जिसने मुझे शाह आलम के माजी में महसूर कर रखा था टूट चुकी है। मैंने घर पहुंचा तो एनी सर पर एस्कार्फ बांधे झाड़ पोंछ लगी हुई थी और लैंड लेडी के साथ वैसी इंग्लिश बोल रही थी जैसी उर्दू इंडिया आने वाले अंग्रेज़ हाकिम बोलते थे। बड़ी भी मुझे देख कर खुश हुई। अब तुम ही इस लड़की को समझाओ, मेरी बात इसकी समझ में नहीं आती और ये मेरी बात समझना ही नहीं चाहती। मैंने हंस के कहा, कहीं आप लोगों के दरमियान सास बहू का रिश्ता तो कायम नहीं होगा? और नो, खुदा का शुक्र है मेरी ज़िंदगी इस अजाब से महफूज है। सिर्फ एक लड़की कभी कभी मिलने आ जाती है, बाकी के बारे में तो मुझे ये भी इल्म नहीं कि वो कहाँ है। हर साल मुझे इनके क्रिसमस कार्ड मिल जाते हैं, जिससे मालूम होता रहता है कि आजकल वो कहाँ हैं और इनके कितने बच्चे हैं। मेरा ख्याल है कि मेरे बड़े बेटे के 2 लड़के हैं, इससे छोटे वाले के 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 2 लड़के, तीसरे के भी 4 औलादें हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का, जैसे मेरे थे। देखा जाए तो मेरे 10 पोते पोतियाँ हैं। अगर 11 या 12 हो चुके हैं तो मुझे इल्म नहीं। आपके क्रिसमस पर कार्ड पर नए दाम देखने से मालूम होगा। इन सब के पहले बच्चे की पैदाइश की तारीख, दिन और वक्त तक मुझे मालूम है, क्योंकि इस वक्त वो यहाँ मेरे साथ थे। साल बाद चले गए। इन दिनों को मैंने बर्थडे कार्ड भेज सकती हूँ, मगर इसलिए नहीं भेजती कि इनके दूसरे भाई बहन सोचेंगे दादी हमसे प्यार नहीं करती। बच्चे ऐसे ही होते हैं, छोटी छोटी बातों पर जेलस हो जाने वाले। इन्हें कौन बताए। अचानक इन्हें एहसास हुआ कि जज्बात के रोह में बह के वो बहुत ज़्यादा बोल गई हैं। लो भी, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, अपना रोना लेकर बैठ गई। मैंने एनी से कहा, बड़ी बी को क्या शिकायत होगी? वो बोली, शिकायत कोई नहीं है भैया। मेरा ख्याल था कि नीचे वाला बेडरूम अपने पास रखूँ। बड़ी बी का ख्याल है। मैंने कहा, बड़ी बी का ख्याल ठीक है, तुम्हारे ऊपर ही रहना चाहिए। वो भी अकेली है और तुम्हें भी किसी ख्याल रखने वाले की ज़रूरत तो पड़ेगी। वो मेरी बात का मतलब समझ के शर्माई। ये तो है। बड़ी बी ने कहा, यह भी एक मसला है कि मैं तुम्हारी ज़ुबान नहीं समझती। मैंने कहा, यह मसला नहीं, मजबूरी है। इस लड़की को अंग्रेज़ी नहीं आती, वरना मैं इतना बदतहज़ीब नहीं हूँ। और शफ़क़त से मुस्कुराई। शायद साथ रह के हम दोनों एक दूसरे के हम ज़ुबान हो जाएं। ये मुझे उर्दू सिखाए, मैं इसे इंग्लिश बोलना सिखा दूँ। पढ़ना तो आता नहीं होगी इसे। मैंने कहा, वैसे तो माशाल्लाह बड़ी आलम फाजल है, मैट्रिक किया है। ऐनी समझ गई। इसने उर्दू में कहा, भैया आप मुझे एमए पास बताते तो क्या था? उर्दू फ़ारसी एमए के पास भी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता।
मैंने कहा एमए के लिए ग्रेजुएट होने की शर्त है और ग्रेजुएट इतना जाहिल नहीं होता जितनी तू है। खैर छोड़, ये बता चाय काफ़ी मिल सकता है? अभी से कहाँ भैया, मैं तो सफाई में लगी हुई हूँ। इस घर में तो जो थोड़ा बहुत सामान था सब जल गया। आकिल के साथ जाके देखोगी क्या बचा है। वो कह रहे थे कि इंश्योरेंस कंपनी सारा नुकसान पूरा करेगी। मैंने कहा बहुत दुख हुआ तुझे। दुख की बात तो है ना भैया, सारा सामान ही नया था, पुराना तो मैंने सब फेंकवा दिया था। वो बोली अब फिर कुछ नए घर ले लिया है, शानदार सामान भी है उसमें। मैंने कहा फ़िक्र मत कर, तुझे नया मिल जाएगा या दिलवा दिया जाएगा। नहीं भैया, ये सब भी आपका ही था, अब मैं खुद अपना घर बनाएंगे। मैंने कहा मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी नीलम से बात हुई है। तूने बात की नीलम से? की तो है, मुझे से इसने कहा कि एनी को जहेज़ मेरी तरफ से दिया जाएगा। चुनाचे तो बस इतना कहकर मुझे एक फ़हरिस्त बना दे सामान की, क्या क्या चाहिए। मेरी फ़हरिस्त तो बहुत लंबी है, वो खुश होगी। मैंने कहा फ़हरिस्त मुख्तसर होती तो मैं खुद इसे बढ़ा लेता, ये नीलम के जज्बात का मामला है। बड़ी बी ने देखा कि हम आपस में बातें करने में मसरूफ़ हैं तो उन्हें जाने का बहाना सोच लिया। मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ, चाय पियोगे या काफ़ी का मूड है? ओफो, बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र, मैंने कहा। वो मुस्कुराई। नाटी बॉय, मैं काफ़ी ले आती हूँ। इसके जाने के बाद मैंने पूछा बड़ी भी क्या नमूना है इस मुल्क की तहजीब का, तमाम उम्र की रियाजत का हासिल है, एक मुसलसल तन्हाई का आज़ार, हालांकि के आदत व अतवार सब अच्छे हैं, मगर बेटे सब भूल गए हैं कि इनकी एक माँ भी थी जिसके बगैर वो एक लम्हा नहीं जी सकते थे। आज वो इनके बगैर जीने पर मजबूर है। ये तो अब पाकिस्तान में भी हो रहा है। एनी ने कहा सास बहू की बनती नहीं और लड़ाई झगड़े का अंजाम बिलाखिर वही होता है अलैद की। लेकिन पाकिस्तान में औलाद ऐसे लाताल्लुक़ तो नहीं हो जाती ना। खैर ये बताओ तो खुश और मुतमईन रहेगी ना आकिल के साथ? वो हैरान हुई, ये आप क्यों पूछ रहे हैं? अब शादी की है तो ज़िम्मेदारी भी निभानी। मेरा मतलब था यहाँ तो अकेली होगी, एक दूसरे का ख्याल रखना और लड़ना नहीं, वरना मैं कैसे आऊँगा बार बार सुलह कुराने। आकिल तो बेचारा बहुत सीधा है, मगर तू बहुत लड़ाका है, मुझे मालूम है। क्या मालूम है? वो मुँह फुला के बोल। देखा, सच कड़वा था ना, तुझे कौन बेहतर समझ सकता है मुझसे ज़्यादा। लेकिन अब वो पहली वाली बात नहीं है, हम तो सुन लेते हैं। इसने मेरे गले में बाहें डाल दी। आप जज्बाती हो रहे हो भैया, फ़िक्र मत करो। आपने तो देखा होगा मैं कितनी बदल गई हूँ, पहले मैं क्या थी अब क्या हूँ। आकिल को मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। आप बताओ जोली कैसी है? मैंने कुर्सी पर बैठ गया। बस ठीक है, पुलिस ने बचा लिया, आगे इसकी अपनी ज़िंदगी है, जिसे चाहे गुजारे। मैं तो खुदा हाफिज़ कह के आ गया हूँ, साफ बता दिया कि अब हम अजनबी हैं जैसे पहले थे। ये तुमने बहुत अच्छा किया, वरना इस औरत का कुछ भरोसा नहीं, पाकिस्तान भी पहुँच जाती तुम्हारे पीछे पीछे। मैंने हंस के कहा तुझे बहुत खुशफहमी है अपने भैया के बारे में कि वो बड़ा प्रिंस चार्मिंग है। खुशफहमी कैसी? वो अतरा के बोली, ये तो हकीकत है। इसे देखो, रोशनी को खाम खा गले का हार हो रही थी। मैंने कहा वो बेचारी तो हॉस्पिटल में है। ओ नो, बेचारी? एनी ने खालिश नंद वाले लहजे में कहा। शुक्र करें कि मुर्दा खाने में नहीं पड़ी। मैंने कहा तो बड़ी संगदिल हो गई है एनी, तुझे पता है इसकी जहनी हालत ठीक नहीं। एनी ने कहा पागल हो गई, ख़ानदानी असर है, माँ भी तो थी ना इसकी। मैंने इसे डांटा, मत कर ऐसी बातें। इसकी याददाश्त सिर्फ इस हद तक मुतासिर हुई है कि इसे मेरी कोई बात याद नहीं, ना मेरा नाम, ना इस वक्त की कोई भी बात जो इसने मेरे साथ गुजारा, बाकी सब याद है। एनी हंसने लगी। तुम भी बड़े भोले हो भैया, भला ऐसा भी कहीं होता है कि वो ड्रामा कर रही है? ड्रामा आखिर है ना एक्ट्रेस। मैंने बरहमी से कहा, जिस बात का पता ना हो आदमी क्यों इसके बारे में गलत बात करे, ख़ुद को जाहिल साबित करने से फ़ायदा। मुझे ये बात डॉक्टर ने समझाई है, इसे तो अभी पूरी तरह होश भी नहीं आया। एनी कुछ नहीं बोली, लेकिन इसके चेहरे के तासुरात से साफ लगता था कि इसने मेरी बात का यकीन नहीं किया। घर बैठ के आकिल का इंतज़ार करते रहना लाहासिल था। मैंने पहले पुलिस स्टेशन जाकर जिम्मी के केस की प्रोग्रेस देखने का सोचा, फिर रोशनी को देखने हॉस्पिटल चला गया। शीरी मुझे बाहर ही मिल गई, वो सिगरेट पीने के लिए बाहर आई थी। मैंने कहा हेलो, क्या हाल है? वो चौंक के पलटी। हाल किसका, मेरा या रोशनी का? मैंने कहा चलो पहले अपना बता दो। मैं अभी कुछ देर मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। कल मैंने जज्बाती होकर डे ऑफ ले लिया था, किसी को बताए बगैर। खैर रोशनी के हक़ में ये अच्छा ही हुआ, इसने एक पाँव बरामदे की दीवार पर रख लिया। मैंने कहा खुदा के लिए सीधी खड़ी हो जाओ। वो हंसी, इतने शर्माते हो तो इधर इधर देखते क्यों हो? मैंने कहा तुम रोशनी की देखभाल कैसे करोगी? मेरा मतलब है तुम्हारी मसरूफियात। वो बोली मुझे इसके लिए कुछ भी नहीं करना, बस इसे अपने अपार्टमेंट में जगह देनी है। मैं अपनी रूममेट को निकाल दूँगी, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। वो बिल्कुल तुम्हारा जनाना एडिशन है, हर वक्त वाज़ व नसीहत, ये बुरा है, ये गुनाह है, ये गैर अखलाकी है, उल्लू की पट्टी। पहले ठीक थी, आजकल किसी चर्च के पादरी की सेक्रेटरी है तो ख़ुद भी टन बंद रहती है। किसी दिन वो पादरी खुद, मैंने कहा फजूल बातें मत करो। इसने सिगरेट बुझा दी। मेरा अपार्टमेंट देखा है तुमने? मैं अकेली इसका किराया अदा नहीं कर सकती, आधा किराया रोशनी देगी। मैंने समझा दिया इसे कि अपने काम से काम रखे तो सब ठीक है, बिला वजह मेरी अम्मा ना बने। नाइट क्लब में एक कैशियर की जगह है, चाहे तो नौकरी कर ले, ज़मानत में दे सकती हूँ। बस एक प्रॉब्लम है। वो क्या? मैंने तुम्हें बताया था कि इसके जुड़वां बच्चे हुए थे, आज की नंबर 1 का तोहफ़ा। वो बोली। मैंने कहा हाँ, इन्हें वो किसी चर्च में छोड़ आई थी, अब इसे ना जाने क्यों ममता का दौरा पड़ा है, इन्हें वापस लाना चाहती है। ख़ुद पालने के लिए कहती है, वो लोग इन्हें ईसाई बना लेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कोई नहीं, तुम भी ऐसा समझते हो यानी वो ईसाई बना लेंगे? मैंने कहा ला हौला वला कुव्वत। मेरा मतलब था अगर वो अपने बच्चों को वापस हासिल करना चाहती है तो तुम्हें क्यों एतराज़ है? मुझे एक नहीं कई एतराज़ात हैं। शीरी ने कहा अव्वल तो दोबारा अपने बार गुनाह को उठाने की ख्वाहिश करना ही पागलपन है। अरे बाबा, गंद फेंक दी तो बस फेंक दी, बच्चों का क्या है, जब चाहोगी जितने चाहोगी हो जाएंगे। लेकिन इनके लिए ममता फटी पड़ी रही है,
इन बच्चों के बाप को भी पकड़ो जो जिम्मेदार हैं सारी ख़राबी का, इस पर भी जिम्मेदारी डालो। इसे कहो कि इन्हें पालने पोसने का खर्चा दे, सिर्फ बच्चों के नहीं माँ के अखराजात भी बर्दाश्त करे। मैंने कहा तुम कैसी असूल परस्ती की बातें करती हो, यहाँ तो खैर ठीक है, मगर पाकिस्तान में ऐसी बातें कौन सुनता है। वो मानेगा जो इन बच्चों का बाप था, इसका तो बाप भी मानेगा। खुश फहमी है तुम्हारी। तुम जानती हो वहाँ सनतकार क्या होता है, इसकी ताकत के सामने कानून सर झुकाता है। मैं सब जानती हूँ, मगर यहाँ रह के मैंने सारे दाव पेच सीख लिए हैं। कमज़ोर के पास अगर दाव पेच हों तो ताकतवर यूँ गिरता है कदमों में, यूँ इसने चुटकी बजा। मैं भी तो सुनो, ऐसा कौन सा धोबी पंजा मार सकती हो रोशनी। DNA टेस्ट, आजकल साइंसी करिश्मा, फल खुद गवाही देता है कि वो किस दरख्त में था। मैंने पाकिस्तान में DHA का नाम पुलिस ने भी नहीं सुना, मगर यहाँ तो सब हो सकता है। रोशनी एक रिपोर्ट लिखवा दे इस सनतकार की औलाद के खिलाफ कि ये हरामजादा इन 2 बच्चों का बाप है। इनके DNA टेस्ट की रिपोर्ट ले ली जाए और बाप की रिपोर्ट पाकिस्तान से मंगवाई जाए, या बच्चों के बाप को टेस्ट के लिए तलब किया जाए। अगर वो होम डिपार्टमेंट को लिखे, अखबारात में दे, हाई कमिश्नर के ऑफिस के सामने मुजाहरा करे, तो होगा ये केस रजिस्टर हो जाएगा, मुलजिम को नोटिस जारी हो जाएगा, और ना आया तो इसका नाम मतलूब मुजरिमों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। और जब भी बरतानिया आया पकड़ा जाएगा। वो बिजनेसमैन है, बरतानिया आना छोड़ सकता है, मगर फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, अमेरिका कहाँ नहीं जाएगा। हर मुल्क के साथ बरतानिया के तहवील मुजरमा का मुआहदा है। मैंने कहा अगर इतनी हिम्मत है रोशनी में। शीरी ने एक ठंडी सांस ली। यही तो सारी ख़राबी है कि वो खुद अब बरतानिया में बिला इजाज़त मुकीम है। इसकी अपनी हैसियत गैर कानूनी हो गई है, तो वो खाक कानूनी कार्रवाई करेगी। चुनांचे मेरा आखिरी एतराज़ ये है कि वो बच्चों को वहीं रहने दे या अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और करे। तुम इन सिलसिले में कुछ कर सकते हो। मैं इस सवाल के लिए तैयार ना था। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम इन बच्चों को पाकिस्तान ले जाओ। किस हैसियत में? रोशनी तुम्हें गार्जियन बना देगी, या तुम कह दो कि मेरे बच्चे हैं। मैं बेख्तियार एक कदम पीछे हट गया। या तुम पागल हो गई हो या मुझे पागल समझती हो? वहाँ ले जाके इन्हें किसी के यतीम खाने में दाखिल करवा देना। मुझे जैसे बढ़ने काट लिया। यतीम खाने में? शीरी तुम्हें कुछ पता है? तुम क्या कह रही हो? तुमने देखे हैं यतीम खाने? देखे तो नहीं, इसीलिए ये बात सोच रही हूँ, लेकिन मैंने देखे हैं और अपने तजर्बे, मेरा मतलब है मुशाहिदे की बिना पर मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगा। इन्हें तमाम उम्र के लिए जहनी और जिस्मानी अजाब के जहन्नम में डालने से बेहतर होगा अगर तुम खुद इन्हें अपने हाथों से गला घोंट के मार डालो। मुझे देखती रही। लेकिन अच्छे यतीम खाने भी तो होंगे वहाँ। मेरे इल्म में कोई नहीं। ये सवाल ऐसा ही है जैसे कोई पूछे कि जहन्नम तो खैर सबसे बुरे होते हैं, मगर कोई बेहतर जहन्नम भी होगा। मेरी मानो तो इन बच्चों को इन्हीं के पास रहने दो, चर्च में। रोशनी अब किस कीमत पर ऐसा करने को राज़ी नहीं। इसने बच्चों को वापस लाने का तहैया कर लिया है, वो अलग रहने भी आमादा है। क्या चर्च इन्हें इतनी आसानी से वापस कर देगा? नहीं, ये कानूनी जंग होगी जिसमें बिलाखिर रोशनी जीत जाएगी। क्या तुम कल सुबह 2 घंटे के लिए फ़ारिग हो? काम क्या है? अभी तो मैं रोशनी को घर ले जा रही हूँ। रात को मेरा शो होगा। अगर तुम 12-1 बजे कहीं मिल जाओ तो हम इस चर्च में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें हमारा बच्चा वापस चाहिए। हमारा क्या मतलब है? मैंने हड़बड़ा के कहा। यार मैं कौन सी बच्चे की माँ हूँ? तुम भी झूठे बाप बन जाओ। शट अप शीरी। हम सिर्फ इनका सुराग लगाएंगे, देखेंगे चर्च वाले अब क्या कहते हैं। प्लीज़ रोशनी के लिए तुम भी इतना ही कर सकते हो। रोशनी के लिए मुझे जितना करना कर चुका। नहीं, इसने वो सब किया जो तुम चाहते थे। मैंने कहा बिला मुआवजा नहीं, इसकी पूरी कीमत वसूल की थी रोशनी के, मगर इसके बाद तुमने इसे धोखा दिया। मैंने इससे कहा क्या धोखा दिया? तुमने इसे शादी का प्रपोजल दिया था या नहीं? और जब वो तुम्हारी मोहब्बत के जाल में फंस गई तो तुमने इसे हरी झंडी दिखा दी। ये धोखा नहीं तो और क्या है? तुम खुद भी जानते थे कि ये धोखा है। शादी तुम किसी और से करोगे, मोहब्बत तुम किसी और से करते हो। बोलो क्या ये गलत है? मैं खामोश रहा क्योंकि मैं मज़ीद झूठ बोलना नहीं चाहता था। इसे डिप्रेशन में मुब्तला करने के ज़िम्मेदार तुम हो। तुम्हारी वजह से इसने अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन अभी तक मैंने ये बात कहीं नहीं कही। मैंने इससे नफ़रत देखा। तुम मुझे धमकी दे रही हो, इसलिए कि पहले मैंने खुद दरख्वास्त की थी जिसे तुमने ठुकरा दिया। मैंने कहा तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं ऐसे ब्लैकमेल होने वाला नहीं हूँ शीरी। मैं तुम पर हर जाने का केस कर सकती हूँ। पुलिस के सामने मेरा एक बयान तुम्हें मुश्किल में डाल सकता है। कुछ भी साबित नहीं कर पाओगी। इस मामले में कोई DNA टेस्ट भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मैंने हकारत से कहा। लेकिन ऐसे लोग बहुत हैं जिनके सामने तुमने रोशनी को अपनी बीवी कहा है। ये बात किससे छुपी हुई है कि तुम एक साथ रहते थे? तुमने इसे हाथ लगाया या नहीं, इसका मरहला तो बाद में आएगा। ये सोचो कि तुम्हारी नेक नामी कितनी मुतासिर होगी। तुम्हारा सियासी कैरियर ख़राब होगा। मैंने दांत पीस के कहा तुम एक जलील ब्लैकमेलर हो। वो हंसी। शरीफ ब्लैकमेलर कौन होता है? एक ऐसा ही है जैसे हम खबरों में बताते हैं कि सफ़ाखाना बमबारी से इतने लोग शहीद हो गए। क्या रहमतुल्लाह बमबारी होती है? वो बच जाते हैं कि मेरे एक बयान से तुम फंस जाओगे। अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो मैं ज़्यादा फंस जाऊँगा। तुम बाद में ये बताओगे कि सबको कह के मैंने चर्च में पादरी के सामने क्या कहा था। लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं किसी धमकी से नहीं डरता। इसने एकदम मेरे गाल को चटाक से चूम लिया। ओह डियर, तुम वाकई मोतीचूर के लड्डू हो। मैंने इसे धक्का दिया। ऐसी बदतमीज़ी में झापड़ मार देता हूँ बेहया। वो हंसी। रोशनी वाकई सच कहती थी। तुम में मर्दों वाली कोई बात नहीं। मर्द होने के बावजूद तुम्हारा तो चेहरा लाल हो गया है लड़कियों की तरह। अरे हाँ, यहाँ सब चलता है। कोई इसे बेहयाई नहीं समझता। मैं समझता हूँ। ओके, आइंदा मैं बुरी नज़र से देखूंगी भी नहीं। चलो अब गुस्सा थूक दो। आओ। इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अपने हाथ छुड़ा लिया। मैं जा रहा हूँ। वो हैरानी से बोली। रोशनी का हाल पूछने आए थे? इसे देखे बगैर चले जाओ। मैंने कहा इसके लिए मैं एक अजनबी हूँ। मैंने कहा। रोशनी तकिए के सहारे नीम दराज TV पर कोई प्रोग्राम देख रही थी।
मुझे देखते इसने रिमोट उठा कर टीवी ऑफ कर दिया। ताम इसका रवैया नामुकम्मल पहचान का था, ना दानिस्ता गैरियत का। वो इस हद तक माकूल था जितना हॉस्पिटल के अमले या किसी डॉक्टर के लिए हो सकता है। मैंने कहा कैसा लग रहा है मिस रोशनी? वो बोली मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर। श्री ने कहा ये डॉक्टर नहीं है, ये शाह आलम है। तुमने कभी इनका नाम सुना है? वो सोच में पड़ गई। नाम सुना हुआ लगता है, ये पाकिस्तान के एक सियासी लीडर है, असेंबली के मेंबर थे, ये जिमी के भी दोस्त हैं। तुम जिमी को जानती हो? मैं किसी जिमी को नहीं जानती। इनकी छोटी बहन है कुरतुलैन, जिसे सब ऐनी कहते हैं। इनकी शादी आकिल से हुई है। रोशनी के चेहरे पर उलझन के आसार नमूदार हुए। ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैंने कहा शेरी, जब ये मुझे नहीं पहचान पा रही तो मैं बाकी लोगों को कैसे पहचान सकती हूँ? मिस रोशनी, हम सिर्फ एक बार मिले हैं, पहले एक तकरीब में। अलबत्ता शीरी मुझे जानती है। मैं किसी को नहीं जानती, रोशनी ने कहा। वैसे खुदाफिज कह के बाहर आ गया। हॉस्पिटल के गेट पर बहुत सी टैक्सियाँ खड़ी थी। शाम अब ढलने लगी थी। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि वो मुझे कारों के शोरूम्स की तरफ ले चले। मुझे एक ऐसे इलाके में ले गया जहाँ नई पुरानी कारों के दर्जनों शोरूम थे। मैंने सब में जाकर देखने के बजाय एक ऐसे शोरूम का इंतखाब किया जहाँ सैकड़ों कारें थी। कतार में आगे पीछे खड़ी हुई गाड़ियों के दरमियान बहुत से लोग घूम फिर के अपनी पसंद के मुताबिक गाड़ियाँ देख रहे थे। शोरूम के मुस्तैद सेल्समैन इनकी खिदमात पर मामूर थे। जो खरीदार किसी गाड़ी में थोड़ी बहुत दिलचस्पी जाहिर करता था, उसे गाड़ी खोलकर स्टार्ट करके या चला के भी दिखाते थे। इनकी चर्ब ज़बानी और कायल करने की महारत के सामने में आम गाहक इतने बेबस हो जाते थे कि यहाँ तो कोई गाड़ी खरीद लेते थे या इतनी मुश्किल से जान छुड़ा के निकलते थे और बिलावजह शर्मिंदा होते थे जैसे इन्होंने कार ना खरीद के और सेल्समैन का वक्त ज़ाया करके बड़ा संगीन इखलाकी जुर्म किया है। एक सेल्समैन मेरे पीछे भी अलग गया था, मगर मैंने इसे शराफत से दूर रहने के लिए कह दिया, अगर मुझे गाड़ी पसंद होगी तो मैं खुद तुम्हें बुला लूँगा, वरना चला जाऊँगा। तुम बोल के अपनी एनर्जी और मेरा टाइम ज़ाया मत करो। इसका चेहरा उतर गया। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था। वहाँ पुरानी नई जैसी पुरानी और बिल्कुल नई गाड़ियाँ हर मॉडल, रंग और कीमत में दस्तयाब थीं। जापानी कारें अब पूरे यूरोप और अमेरिका जैसे ममालिक की मार्केट पर छा चुकी थीं। टोयोटा, होंडा और मित्सुबिशी ने फोर्ड और जनरल मोटर्स कार बेड़ागर कर दिया था। जापानी कारें न सिर्फ ये कि कीमत में कम थी, बल्कि इनकी खूबसूरती और कारकर्दगी भी बहुत बेहतर थी। आकिल के पास भी अभी तक एक फोर्ड कोर्टेना थी, जो इसने बहुत कम पैसों में किसी से राह चलते ले ली थी। गाड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं थी और चलने में भी ठीक थी, लेकिन इसके पुराने मालिक ने गाड़ी के साथ मोहब्बत और तवज्जो से काम नहीं लिया था। जर्मन एक बात कहते हैं कि औरत और मशीनरी दोनों को तवज्जो और देखभाल की ज़रूरत होती है, वरना वो बिगड़ जाती हैं। आकिल की गाड़ी भी अदम तवज्जो के बाद ख़राब हालत में नज़र आती थी। अब मैंने नीलम के कहने के मुताबिक आकिल को इस्लामियत देने के लिए एक नई होंडा सिविक का इंतखाब किया। ये फैसला करने के बाद मैंने मैनेजर से रजू किया। इसने मुझे बताया कि इस वक्त मेरे पसंद करदा मॉडल में क्या क्या ऑप्शन हैं। मैंने कहा गाड़ी फिल्मी लोडेड होनी चाहिए, फुली लोडेड होनी चाहिए। यस सर। और रंग? मैनेजर ने मुझे किसी वीआईपीज़ की तरह ट्रीट करते हुए पूछा। इसमें 5 कलर हैं। इस वक्त सफ़ेद दस्तयाब नहीं है, मगर कल मिल सकता है। मैंने कहा मैंने मैरून का इंतखाब किया है। ये बताएं कि गाड़ी कितनी देर में डिलीवर हो जाएगी? अगर आप अभी पेमेंट कर देते हैं तो चाबी हाजिर है। मैंने कहा कैश पर आप कोई एतराज़ तो नहीं? नो प्रॉब्लम सर। वो बोला। मैंने कहा एक प्रॉब्लम और है। मेरे पास एक फोर्ड कोर्टेना है, तकरीबन 4 साल पहले की। इसकी ज़ाहिरी हालत बहुत अच्छी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि गाड़ी को इससे एक्सचेंज कर लूँ। नो प्रॉब्लम। वोट खड़ा हुआ, चलें मुझे गाड़ी दिखा दे। मैंने इसे बैठने का इशारा किया। मैं गाड़ी अपने साथ नहीं लाया हूँ। क्या ये हो सकता है कि मैं आपको एड्रेस भेज दूँ, आप गाड़ी वहाँ भिजवा दें, कोरेटिना लें और बाकी रकम भी? नो प्रॉब्लम, मगर इसमें तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे। वो बोला। टोटल प्राइस मैंने कोरेटिना की कीमत निकाल के आप मुझे बता दें, मैं वहीं अदायगी कर दूँगा। डॉक्यूमेंटेशन किस नाम से होगी सर? इसने एक पैड और कलम निकाल के कहा। मैंने इसे तफसीलात बता दी। 1000 पाउंड अदा किए, एक तरह से डील कंफर्म करने के लिए थे। टेस्ट ड्राइवर के लिए शोरूम का एक शोफर मुझे बाहर ले गया और मैंने गाड़ी को चला के देखा। ये सवा रफ्तार, बरक रफ्तार और खुश रफ्तार गाड़ी बिलाशुबा लाजवाब थी। गाड़ी को मैंने अपने घर की तरफ ले गया और गली के मोड़ पर शोफर के हवाले कर दिया। गाड़ी के फोर्ड कोर्टेना दरवाजे के सामने मौजूद। वो अंदर जूतों समेत बेड पर दराज था। मैं अभी अभी आया हूँ, इसने मुझे मुत्तला किया। मैं इसके पास बैठ गया। सारा दिन क्या करते रहे? पहले तो मैं गया था ना अपना उजड़ा हुआ आशियाँ देखने गई थी, जिस पर कल बिजली। वो मेरा आशियाँ क्यों था, मगर वो अपना ही ख़राब खाना था। हर चीज़ बिल्कुल तबाह हो गई है, कुछ भी नहीं बचा। वो अफसोस से सर हिलाने लगा। वो मेरा घर नहीं, हिरोशिमा था। मैंने उसे तसल्ली दी, देखो जापान तबाही के बाद कैसा बना है। खुदा ने चाहा तो तुम्हारा घर अपना घर से ज़्यादा अच्छा बनेगा। ऐनी फ़ौरन नाजिल हो गई। ये देखो भैया, इसने मुझे 4 फुल स्केप साइज़ के सफ़ात पर मुश्तमिल एक फहरिस्त थमा दी है। ये सब मुझे चाहिए। ये क्या है? आकिल ने हैरानी से पूछा। मेरा जहेज़ और क्या? ऐनी ने जवाब दिया। फ़र्नीचर, फ्रिज, टीवी और डेक, इलेक्ट्रॉनिक का सब सामान, घर के इस्तेमाल का बर्तन, कराकरी, कालीन, पर्दे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? आकिल बोला। पागल हूँ, मुझे पागल कहने वाले। ये हमारे घर के मामूलात हैं, तुम बीच में टांग मत उड़ाओ। जहेज़ मुझे दे रही है नीलम बाजी, मगर तुम क्यों ले रही हो? आकिल चिल्ला के बोला। मेरी मर्ज़ी। तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले? ऐनी लड़ने के लिए कमर पर हाथ रख के खड़ी हो गई। अभी ये फहरिस्त नामुकम्मल है, जल्दी में बनाई थी ना। आकिल बिड़ने लगा। जब मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा तुम्हारे मना करने से क्या होता है, मैं मानूंगा नहीं। इधर लाओ, मुझे दो ये फहरिस्त। आकिल भन्ना के बोला। मैंने कहा बरखुरदार, ज़रा सब्र और ज़बत से काम लो।
ये मसला है हमारे ख़ानदानी रस्म व रिवाज का। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे बेहुदा रस्म व रिवाज पर। मैंने कहा इस मामले में तुम्हारी एक नहीं चलेगी, जहेज़ दिया जाता है लड़की को। एनी फातिहाना लहजे में बोली, लड़के को मिलता है ठींगा। मैंने कहा नहीं एनी, लड़के को सलामी दी जाती है, वो आकिल को मिलेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता मैं बोलूँ। नहीं, मेरे कंधे से लग कर बैठ गई। सलामी क्या दे रहे हो भैया? मैंने कहा तुझे क्यों बताऊँ, दूंगा तो देख लेना। रही बात लेने की तो आकिल इतना बदअखलाक बहरहाल नहीं है कि मेरे पुरखलूस तोहफे को मेरे मुंह पर मार दे। मुझे जलील नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद जलील कमीना उल्लू का पट्टा नहीं है। आकिल हंसने लगा। गालियाँ पहले ही दे ली साले साहब। मैंने कहा ये बताओ आज रात के खाने का क्या होगा? एनी ने कहा घर में क्या है जो मैं पकाऊँ और कैसे पकाऊँ, मुझे तो पकाना आता नहीं। आकिल ने कहा ड्रामेबाजी मत करो, ये चालाकी सब लड़कियां करती हैं, पहले ऐलान कर देती हैं कि हमें तो कुछ आता नहीं, ना पकाना ना सीना पुराना, झाड़ू बर्तन माँ बाप ने बड़े नाजुक से रखा है, कुछ नहीं करने दिया। मकसद होता है ससुराल में काम से बचना। यहाँ हरामखोरी नहीं चलेगी। क्या मतलब है हरामखोरी का? मतलब ये कि काम नहीं आता तो सीखो, खाना पकाए बगैर आने से रहा। यहाँ नौकर नहीं है और तुम्हारे अब्बा ने खानसामा नहीं भेजा है। देखो अब्बा तक मत जाया करो। मैंने कहा बस लड़ाई बंद, अभी हम बाहर जाएंगे खाने के लिए, दावत वलीमा होगी दूल्हा की तरफ से, हम रस्म और रिवाज को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एनी तो ऊपर जा और 2 कप चाय बना। वो क्यों? मैं ना पीऊँ 2 चाय? जाते हुए बोली। मैंने कहा अब तुम फरमाओ कि आज क्या मसरूफियत रही? 2 घंटे तो पुलिस के साथ सर खपाने में लग गए। मैंने से सियालकोटी वकील को बुला लिया था, इसने जल्दी गुलू खलासी करा दी। फिर मैं गया इंश्योरेंस कंपनी, वो पुलिस और इंश्योरेंस क्लेम की रवादार सुनाने लगा। फिर यानी चाय लेकर आ गई। मुझे तो बड़ी शर्म आती है बार बार इन्हें कहते हुए, कभी चाय कभी काफ़ी। आकिल बोला भाई यहाँ तकल्लुफ़ नहीं चलता, इनसे कह दो साहब कि हम आपका किचन इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुआवजा अदा कर देंगे। आखिर वो पेइंग गेस्ट भी रखती है। मैंने कहा कल कर लेंगे सब इंतज़ाम इंशाल्लाह। आकिल बोला आज बैंक ड्राफ्ट और पे आर्डर नहीं मिला और मेरे पास अकाउंट नंबर भी नहीं थे। एनी तुमने मालूम किए? आज सबसे फ़ोन पर बात हुई, अकाउंट नंबर मैंने तुम्हारी टेलीफोन डायरी में लिख दिए हैं। टेलीफोन डायरी में? तुम बड़ी अक्लमंद हो। और कहाँ लिखती? यानी ची बची होकर बोली, हर दीवार पर लिख देती, मोटे मार्कर से। लैंड लेडी बहुत खुश होती। अब ये होगा कि मैं लाहौर किसी को फ़ोन करूँगा तो पता चलेगा इसका अकाउंट नंबर मिला रहा हूँ। मैंने कहा किस सी बात हुई ये बता। सबसे पहले रईस से। वो पूछने लगा कि आखिर मामला क्या है। मैंने कहा कि तुम्हारे जाली दस्तखत करना सीख गई हूँ, जाली चेकबुक भी बना ली है, तुम्हारे अकाउंट में से सारा पैसा निकालना है। तुम शक कर रहे हो मुझ पर? वो बोला कि तुम पर जो शक करे काफिर, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मैंने कहा फूटे मुँह शादी की मुबारकबाद तो दी नहीं। वो बिगड़ने लगा। लो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वहाँ जाकर चुपके से शादी कर ली। वलायत जाते ही मेमो की तरह तुम्हारा खून भी सफ़ेद हो गया, भूल गई अपनों को। कल रात सब फ़ोन करते रहे, कहाँ मर गए थे सब। मैंने कहा कि हम कहाँ जाएंगे और कहाँ चले गए थे? भैया आदत के मुताबिक एक चक्कर में पड़ गए थे, रात भर हॉस्पिटल में रहे। वो घबरा गया, किसे क्या हुआ है? मैंने कहा कि खुद इन्हें कुछ नहीं हुआ। वो कहने लगा कि मैं भी पेशावर गया हुआ था, वहाँ एक इंटरनेशनल मुर्ग नाइट मुकाबला होने वाला है। इंटरनेशनल? मैंने हंस कर कहा क्या गैर मुल्की मुर्ग भी आ रहे हैं? हाँ इंडिया बांग्लादेश के मुर्गे होंगे। वो फिर पड़ गया इस चक्कर में, इसने रईस खाना बल्कि इसका मलबा बेच दिया है। एनी बोली। और ख़ुद कहाँ रहता है? आजकल नीलम के साथ है। इसका जो सेक्रेटरी था इसे नीलम ने निकाल दिया था। नीलम से बात हुई तो इसने बताया कि मौसूफ ने 5 लाख का गबन किया था। वैसे बहुत भरोसे का आदमी था, 10 साल से नीलम के साथ था और लोग जानते थे कि एडवांस या मुआवजे की रकम वसूल करता था और नीलम के अकाउंट में जमा करा देता था। कभी एक पैसे की हेरा फेरी नहीं की थी उसने। फिर ईमान क्यों ख़राब हो गया? आकिल बोला। मैंने कहा बाज़ औक़ात ज़रूरत इंसान को मजबूर कर देती है। वो पड़ गए थे एक्स्ट्रा के चक्कर में। इसे दिलासे देते रहे कि नीलम से कह के इंशाल्लाह तुम्हें किसी फ़िल्म में रोल दिला दूंगा। खैर ये कोई अनोखी बात नहीं, एक्स्ट्राज को सभी इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। आकिल बोला। वो लड़की ज़रा होशियार और प्रोफेशनल साबित हुई। सेक्रेटरी साहब ने इस पर दिल ही नहीं लुटाया अपना और फिर नीलम का माल भी लुटाने लगे। बात कब तक छुपी रह सकती है? एनी ने कहा नीलम ने बहुत सही फैसला किया, रईस से बेहतर इसे कौन मिल सकता था। खुद रईस को एक ठिकाना मिल गया। एनी ने कहा नीलम बाजी तो बहुत खुश भी थी और उदास भी। बहुत दुआएं दी और कहने लगी कि मैं आऊँगी इंशाल्लाह इसी हफ्ते तुमसे और तुम्हारे दूल्हा मियाँ से मिलने रईस के साथ। आकिल बोला अजी कहाँ का दूल्हा और कैसी दुल्हन? मुलायजा हो आज हमारी शादी का दूसरा दिन है। पाकिस्तान में शादी से अगले दिन एक हंगामा होता है। लड़की वाले बाज़ाब्ता जुलूस बना के दुल्हन को लेने आते हैं। दूल्हा के घर में वलीमे का हंगामी इजलास होता है, मेहमान भरे पड़े होते हैं घर में। यहाँ दुल्हन की घर में भूतनी बनी फिर रही है। दूल्हा बाहर झक मारता फिर रहा है थाने कचहरी के चक्कर में और हुजला अरोसी के जल के राख हो गया है। मैंने कहा आकिल बेहतर यही है कि तुम अब सारी रकम 2 बैंक ड्राफ्ट बनवा लो और इन्हें दोनों के नाम भेज दो, रईस और नीलम के नाम एक ही जगह। बाहर से किसी ने कॉल बेल बजाई तो मैं उठ के गया। मेरा ख्याल था कि शायद शोरूम वाला गाड़ी लाया होगा। मेरा ख्याल सही था। बाहर मेहरून कलर की ब्रांड न्यू होंडा स्विक आकिल की गाड़ी के पीछे खड़ी जगमग रही थी। इसने मुझे गाड़ी के कागजात दिए। ये 2 सीट हैं, एक नई गाड़ी के ट्रांसफ़र पेपर्स हैं, रजिस्टर हम कल करा देंगे। ये दूसरे कागजात हैं इस गाड़ी के हैं जो आप हमें दे रहे हैं। इसने मुझे बताया कि इन कागजात पर कहाँ कहाँ मेरे दस्तखत होंगे। कागजात अंदर ले गया और आकिल के सामने रख दिए। मैंने पेन इसके हाथ में थमा दिया, यहाँ दस्तखत करो। इनने कागजात को बज़ौर देखा। ये क्या है? सवाल करने की इजाज़त नहीं। मैंने कहा। इसने दस्तखत कर दिए। मैं कायम मकाम सुसर के आमराना इख्तियारात के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए तामील करता हूँ।
आप अपनी गाड़ी की चाबी लाओ, मैंने कहा। इसने चाबी मेरे हवाले की तो गालिबन वो समझ गया कि इस कार्रवाई का क्या मकसद हो सकता है। एनी ने सख्त तजस्सुस आमेज़ बेचैनी का इजहार किया। भैया मुझे कुछ बताओ तो सही, आखिर चक्कर क्या है? मैंने इसे डांटा। चुप कर चक्कर की बच्ची, और कागजात के साथ चाबी बाहर लेकर आ गया। इस वक्त तक आकिल और एनी भी बाहर आ गए थे। शोरूम का नुमाइंदा इनके सामने पुरानी गाड़ी लेकर चला गया। मैंने नई गाड़ी की चाबी आकिल के हाथ पर रख दी। यह है तुम्हारी सलामी। वो हैरत और फर्त जज्बात से ऐसा गिंग हो गया कि चुप खड़ा मुझे देखता रहा। लेकिन एन ने एक चीख मार के मुझसे लिपट गई। ओ भैया भैया, मुझने कहा तुझे क्या पागल हो गई है? हाँ मैं पागल हो गई हूँ खुशी से। इतनी शानदार कार, दिस इज़ टू मच। मैंने कहा देखो हमारी कुछ तहजीबी रवायात हैं। हम बेटियों और बहनों के लिए सारी उम्र करते हैं और हमेशा समझते हैं कि कम किया। आकिल ने एक ठंडी सांस ली। एनीवे थैंक्स अ लॉट। एनी की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। मुझे तो अब डर लगने लगा है अपनी खुशकिस्मती की इस इंतहा से। मुझसे क्या बना दिया आपने? ज़्यादा अफलातुन मत बनो, तेरी अपनी तकदीर है, वरना कोई किसी के लिए क्या कर सकता है। वो रात बड़ी पुरमसरत थी। हम नई गाड़ी में डिनर के लिए बाहर गए। हमने बड़ी कोशिश की कि लैंड लेडी मिसेस सैमसन के हमारे साथ चलें, मगर इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नौजवानों की महफिल में शामिल होकर कबाब में हड्डी बनना पसंद नहीं करती। आकिल भी खुश था, मगर इसने कुछ पुरतकल्लफ अंदाज में झींपते हुए नई गाड़ी को ड्राइव किया। सोने की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। अगला दिन बड़ी मसरूफियत का था। हमने सारा दिन एनी की फहरिस्त के मुताबिक ख़रीदारी की। एन 12 बजे मुझे ख्याल आ गया कि मैंने शीरी के साथ चर्च जाने का वादा किया था। मैंने इसे फ़ोन पर मुत्तला किया कि नागुज़र मसरूफियत के बिना पर मैं अभी नहीं आ सकता, लेकिन मैं शाम 6-7 बजे के बाद आ जाऊँगा। शाम को मैं फ़ारिग नहीं होती, तुम जानते हो। फिर कल सुबह तुम मुझे चक्कर तो नहीं दे रहे हो? मैंने कहा क्या मैं साफ इनकार नहीं कर सकता था अगर चाहूँ? वो हंसी। इस वक्त किसके साथ हो तुम? वो कहाँ हो? मैंने कहा मैं एनी के साथ शॉपिंग कर रहा हूँ। कोई एतराज़ नहीं? चलो ऐश करो, इसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। लंदन में एन पाकिस्तानी स्टाइल का घर बसा के रहना इतना ही आसान था जितना लाहौर में या पाकिस्तान के किसी भी शहर में, मगर चीज़ें दूर दरवाजे पर नहीं मिलती थी। गली में सब्ज़ी फरोश छान बुरे वाला आवाज़ें लगाते नहीं आते थे, और कुछ चीज़ें मखसूस पाकिस्तानी दुकानों से लेने के लिए भी दूर जाना पड़ता ना। हर जगह ग्रॉसरी स्टोर्स हैं जहाँ हलाल गोश्त भी मिल जाता है, और होम सर्विस स्टोर्स हर चीज़ एक फ़ोन पर घर ले आते हैं। ताहम लंदन में घरदारी का 100% पाकिस्तानी तस्वुर नहीं है कि भी सुबह से शाम तक बल्कि रात तक चढ़ी चूल्हे पर रहे, चक्कर में पड़ी रहे। आमतौर पर वहाँ औरतें भी काम करती हैं या इनकी सोशल मसरूफियात होती हैं। चुनाचे रेडीमेड खाने चलते हैं या फ़ास्ट फूड जैसे जहाँ जो मिला खा लिया। नाश्ता और दोपहर का खाना मसरूफियात के बाहर गैर अहम हो जाता है। हाँ, रात के खाने में एहतमाम होता है। एक दिन में घर का असबाब भी ख़रीदा जा सकता है, किचन के मिर्च मसाले और खाने पकाने का सामान। रोज़मर्रा की खरीदारी तो एनी को खुद करनी थी। आकिल ने कहा मेरा ख्याल है कि कोई छोटी मोटी गाड़ी एनी के लिए ले लूँ। छोटी मोटी गाड़ी लो अपने लिए, मैं यही चलाऊँ। आकिल हंसने लगा। यानी इस शहाना कार में आप जाएंगे आलू प्याज लेने? मैं काम के सिलसिले में सारे शहर की खाक छानूंगा। खाक तुल जो चाहो छानो। आकिल ने कहा खातून आप मुझे हक गोई दबे की बात में मजबूर ना करें। ये गाड़ी आपको नहीं मिली, मेरी वजह से ही तो मिली है। एनी खफीफ होने के बावजूद अपनी बात पर डटाई से अड़ी रही। और तुम क्या मेरी जहेज़ की हर चीज़ इस्तेमाल नहीं करोगे? तुम भी बैठ जाना गाड़ी में, अभी तो तुम्हें गाड़ी चलानी भी नहीं आती। आ जाएगी, मगर मैं कोई खटारा लेकर नहीं फिरूंगी जैसे वो थी तुम्हारी। आकिल ने आंखें निकाली। इतनी जल्दी दिमाग ख़राब हो गया नई गाड़ी मिलते ही? कल तक इसी खटारे में रोल्स रॉयस समझ के फिरती थी। कल तक तुम्हें मेरे शोहर के मनसब पर फायज होने का एजाज़ भी हासिल नहीं था। मैंने कहा यार आकिल, झगड़ा कैसा? एनी जैसी गाड़ी कहे इसे दिला देना। ये तो कहेगी मर्सिडीज़। मैंने इसे आंख मारी। तो मर्सिडीज़ दिला देना। वो हंसने लगा। एनी तुम्हारे भैया मुझे आंख मार के समझा रहे हैं कि इस बेवकूफ़ लड़की के साथ मगज़ कफाई मत कर, अभी टाल दो। खिलाफ तवक्का एनी मुझसे खफा नहीं हुई। ऐसा ही हो ही नहीं सकता। मेरे भैया ने मर्सिडीज़ कहा है तो तुम्हें मर्सिडीज़ ही दिलानी पड़ेगी। हालात अब खुशगवार अंदाज में पुरसकून होते जा रहे थे। इसी शाम मैंने पुलिस से रब्ता किया तो मुझे बताया गया कि सुबह 9 बजे अपने कानूनी मामलात के सिलसिले में मुझे मकामी जज के सामने पेश होना पड़ेगा। आकिल ने दोस्त सियालकोटी वकील ने वादा किया कि वो मेरी पैरवी के लिए अदालत में हाजिर हो जाएगा। जज बंदा बड़ा अखरोट था। इसने मुझे मुत्तला किया। क्या मतलब ये कि अंदर से नरम बाहर से बड़ा सख्त। इसकी किसी बात पर बहस मत करना, बस यही कहते जाना यस योर ऑनर।